हेलो ऑल, वेलकम टू आईएएस नाउ। सो आज हम 2020 सिविल सर्विसेज एग्जाम पेपर टू यानी कि सीसैट के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40 तक का एनालिसिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला जो क्वेश्चन है वो पैसेज दिया है एंड इसमें इट इज आस्क्ड दैट व्हाट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इम्प्लाइड। बेस्ट इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ लिखी गई है, उसको आप ऑब्जर्व करो, उसके बेसिस पे जो इम्प्लीकेशन निकल के सामने आता है उसको आप बताओ। ठीक है, तो पैसेज को पूरा पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद दिया है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मेजर्स नीड टू बी टेकन टू रिड्यूस द रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ऑफ लेबर। यानी कि जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है लेबर का काम के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने पड़ेंगे उसको कम करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं ऐसा कुछ नहीं दिया है। यहाँ पे दिया है कि जो लोग हैं वो डिपार्ट जो लेबरर्स हैं वो एग्रीकल्चर से डिपार्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन और अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, है ना, अनऑर्गेनाइज अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि मार्केटली बेटर जॉब्स नहीं है। ठीक है, सर्विसेज विच आर टेन टू बी मोस्ट प्रोडक्टिव आर नॉट जनरेटिंग, वो एडिशनल जॉब्स जनरेट नहीं कर रही हैं कंट्री के नीड्स के अकॉर्डिंग। इंडिया को 24 मिलियन, है ना, उतने जॉब चाहिए नेक्स्ट डिकेड में। तो यहाँ पे जैसे दिया है कि ऐसे यहाँ पे रूरल टू अर्बन की बात ही नहीं की गई है माइग्रेशन की, तो ये तो नहीं होगा, डायरेक्टली नहीं दिया है। फिर द वर्किंग कंडीशन इन कंस्ट्रक्शन एंड रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। यहाँ पे वर्किंग कंडीशन की बात नहीं करी गई है। यहाँ पे बस ये बोला है गया है कि वो एग्रीकल्चर से निकल के वो कंस्ट्रक्शन और अनरजिस्टर्ड मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, जो कि मार्केटली बेटर जॉब्स नहीं है। अब मार्केटली बेटर जॉब्स का मतलब ये नहीं होगा कि वर्किंग कंडीशन खराब है ना, काफी अलग अलग चीजें भी हो सकती हैं, है ना। मे बी पे गैप उतना ना हो, मतलब पैसा उतना ना मिलता हो, है ना, अलग अलग चीजें हैं जो कि हम यहाँ पे मतलब दिया नहीं है डायरेक्टली। ठीक है, हम यहाँ पे एजम्पशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे वी आर गेट वी हैव टू आंसर इन विच इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे सर्विस सेक्टर हैज बिन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब कहाँ पे, यहाँ पे बोला है कि सर्विस जहाँ पे लेबर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं वो जनरेट ही नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यदि वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे, अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं दे रहे, है ना, मतलब वो एक्स्ट्रा कुछ कर ही नहीं रहे अपने तरीके से, तो ये भी नहीं होगा। तो एलिमिनेशन से भी हम पा सकते हैं डी। यदि आपको एलिमिनेशन से नहीं करना तो फिर ये देखो, इंक्रीज सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इज इंपेरेटिव फॉर लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन। अब देखो यहाँ पे दिया द न्यू सेक्टर ई कॉमर्स कैन एट बेस्ट ओनली क्लोज हाफ द जॉब्स गैप। ठीक है, मतलब वो आधी जॉब दे सकता है, 10 में से 5 जॉब दे सकता है, बाकी तो खुद ही भरनी पड़ेगी। ठीक है, अब कौन से सेक्टर जो है वो डोमेस्टिक डिमांड को ड्राइव करती हैं, तो वो हेल्थ और एजुकेशन है। ठीक है, तो वो अदर हाफ को भर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो चलो ठीक है चल रहा है, न्यू सेक्टर ई कॉमर्स आ गई है ना, तो वो तो भर रही है, अपना काम कर रही है, तो वो आधे भर देंगे। पर बाकी के आधे का क्या, तो ये यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन बोला है कि आधे वो भर देंगे। तो हेल्थ एजुकेशन क्या है, सोशल सेक्टर है ना, सोशल कैपिटल एंड ऑल, उसको बनाने के लिए, तो इसके लिए वो जरूरी है, तो इसके लिए यहाँ पे डी वाला आंसर हो जाएगा। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन टू। यहाँ पे एंजम्पशन पूछ लिया है। ठीक है, स्टेट शुड हैव सम इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर इट्स अप्रोप्रिएट रोल इन डिजिटल सोसाइटी। अब यहाँ पे दिया है, ठीक है, कि राइट इज सब्सटेंसिव राइट ओनली वर्क्स इन ऑल सिचुएशन एंड फॉर एवरीवन। तो अब सबके लिए राइट चलनी चाहिए, तो उसको स्टेट को कुछ तो बनाना पड़ेगा ना, कि डिजिटल सोसाइटी में या किसी भी सोसाइटी में कोई तो इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा स्टेट को, ताकि वो इंश्योर कर सके आपकी राइट को। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला सही हो जाएगा। फिर स्टेट शुड इंश्योर दैट प्राइवेट पार्टी डू नॉट वायलेट द सिटीजन राइट टू प्राइवेसी। अब ये तो जीएस से भी नॉलेज से भी सॉल्व हो सकता था, लेकिन यहाँ पे चूंकि अब ये पूछा है तो हम बताते हैं कि द रोल ऑफ स्टेट देयरफॉर इज नॉट जस्ट टू एब्सटेन फ्रॉम प्रिवेंटिंग द राइटफुल फ्री एक्सप्रेशन, बट ऑल्सो टू एक्टिवली इंश्योर दैट प्राइवेट पार्टीज आर नॉट एबल टू ब्लॉक इट। स्टेट का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो किसी की राइट्स को वायलेट ना करे, वहां से वो हट जाए, है ना। स्टेट का काम ये भी है कि प्राइवेट पार्टीज ब्लॉक ना कर पाए ऐसे। तो यही तो है कि स्टेट डू नॉट वायलेट, स्टेट शुड इंश्योर दैट प्राइवेट पार्टीज डू नॉट वायलेट द सिटीजन राइट टू प्राइवेसी। अब स्टेट हट जाएगा, प्राइवेट वाले कर देंगे, तो प्राइवेट वालों को रोकने के लिए कौन जाएगा, स्टेट ही जाएगा, है ना। तो दैट इज वाई है। फिर डिजिटल इकोनॉमी इज नॉट कंपेटेबल विद द आइडिया ऑफ नॉट वायलेटिंग द सिटीजन प्राइवेसी। अब देखो फिर यही बात, यहाँ पे तो दिया भी नहीं है डिजिटल इकोनॉमी के बारे में, कोई कोई ऐसा कीवर्ड भी नहीं दिया है कि अच्छा चलो यूपीआई मान लिया एक। ठीक है, एक मानो कीवर्ड होता कोई कि एनपीसीआई समथिंग कुछ पेमेंट रिलेटेड हो गया। ठीक है, या डिजिटल इंडिया समथिंग, डिजिटल इंडिया में पेमेंट हो रहा है, डिजिटल पेमेंट्स हो रहा है ना। तो कुछ भी ऐसा नहीं दिया है, तो हम
बाहर का एज्यूम नहीं करेंगे। एजम्पशन जो भी करना है वो पैरा के बेसिस पे ही करना है। ठीक है, तो दैट इज वाई दिस विल बी इनकरेक्ट। फिर ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट। यहाँ पे पूछा है कि लॉजिकल और रैशनल इन्फरेंस, मतलब लॉजिकल भी होना चाहिए, रैशनल भी होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हो, है ना, बे सर पैर की बातें बोल रहे हो, लॉजिक लॉजिकल बातें। और रैशनल मतलब उसको सब्सटेंशिएट कर पाओ विद प्रूफ्स। तो साइंटिफिक एविडेंस नहीं, लेकिन एज पर थॉट्स ऑल्सो। तो वो इनरिचिंग होना चाहिए एक तरीके से। तो रिवर्स एंड अदर वेटलैंड्स शुड बी प्रोटेक्टेड अंडर रामसार कन्वेंशन। अब यहाँ पे दिया है कि रामसर कन्वेंशन तो दिया भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अपना बाहर से नहीं लेके आना है, जो भी यहीं पे दिया रहता है इन्फ्रेंस उसी से निकालना है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम शुड बी मॉडर्नाइज एंड फर्दर ऑगमेंटाइज। तो यहाँ पे दिया है कि एफर्ट्स एट इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम्स आर दस एफर्ट्स एट ऑगमेंटिंग वाटर सप्लाई। ठीक है, rather than strengthening the capacities of ecological system। पैसेज बात करता है इकोलॉजिकल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, ना कि पानी को स्ट्रेंथन करने के लिए, पानी सप्लाई को। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फिर वेटलैंड नीड्स टू बी reinforced एट मोर देन जस्ट ओपन सोर्सेज ऑफ वाटर। अब यहाँ पे दिया है कि वन ऑफ द बिगेस्ट आयरनीज, मतलब आयरनी यही है कि ये रिवर्स और वाटर वेटलैंड से आता है, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे के डाइवोर्स रहते हैं, मतलब है ना, कि हम रिवर कंजर्व करने जाते हैं तो वेटलैंड को नहीं करते, वेटलैंड करते हैं तो रिवर को नहीं करते, मतलब अलग अलग अप्रोच लेके जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि वाटर भले ही रिसोर्स की तरह यूज ना किया जाता हो, वाटर भले ही पब्लिक एक रिसोर्स की तरह यूज किया जाता हो, लेकिन पब्लिक पॉलिसी ऐसा मानती है कि ये नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट है ना, इसको एक एज अ रिसोर्स नहीं मानती, एज ए इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं मानती। तो उसको इकोलॉजिकल सिस्टम की तरह स्ट्रेंथन करना चाहिए। ठीक है, तो ये वेटलैंड्स हो जाएगा, बिकॉज रिवर का तो हम कर ही रहे हैं, वेटलैंड का नहीं कर रहे हैं, है ना, यदि आप देखें तो यहाँ पे फिर सी हो जाएगा। फिर डी वाला देखते हैं, एलिमिनेट करना है तो वाटर सप्लाई शुड नॉट बी फ्री ऑफ कॉस्ट सो एज टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज और ओवर यूज। अब यार ये तो वेरी बेसिक एसेंस के अगेंस्ट जाता है ना, आपकी राइट के अगेंस्ट कि वाटर में मिलना चाहिए, उसको पेमेंट करा दो, है ना। अब किसी के पास पैसे नहीं होंगे वाटर खरीदने के, तो मानो 200 रुपये भी, तो कितने लोग हैं 200 रुपये नहीं भर पाएंगे महीने के, है ना। लाइक ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ द पॉपुलेशन, सो यू आर, मतलब लिटरली ये इलॉजिकल स्टेटमेंट है ना। रैशनल तो छोड़ दो, इलॉजिकल स्टेटमेंट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर डी विल बी इनकरेक्ट और सी वाला सही जवाब हो जाएगा। बाय एलिमिनेशन पैसेज में ना, हम मतलब आंसर पता भी हो ना तो एलिमिनेशन मेथड से जाया करो, क्योंकि क्या होता है ना, वो 50-50 में यूपीएससी वाले कुछ कर देते हैं एंड उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे जाओगे तो कुछ गलतियां नहीं होंगी, होंगी 2-3 गलत भी हो सकते हैं, है ना। लाइक हमारे को सब कुछ याद रहता है तो भी हम 50 में से 45 ही सही कर पाते हैं 8 मैथ्स स्टैटिक से GS1 में। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, इंग्लिश में आप कितना भी कर लो, एटलीस्ट एक आध तो मतलब चल जाएगा, एंड चलता भी है, एक आध रॉन्ग होना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो यदि यहाँ पे तो मतलब लगेगा भी नहीं ऐसा, एलिमिनेशन से जाओगे तो ये एक आध भी बच जाएंगे, हो सकेगा तो, है ना। पर यदि कोई खराब ऑप्शन हो तो फिर क्या ही कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एसेट एलोकेशन के बारे में है, और इसमें पूछा है कि बेस्ट इम्प्लाइज क्या है ना। इम्प्लाइज में मतलब अगेन हमें जो लाइन लिखी गई है उसको ऑब्जर्व करके उसके बेसिस पे अपना इम्प्लीकेशन निकालना है कि उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, है ना, उसका मतलब क्या बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिया है एसेट एलोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चलो ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन हम इसे इंपॉर्टेंस नहीं देते उतनी जितने यहाँ डिजर्व करता है। हम इसके प्रेडिक्टेबिलिटी को सीख करने के लिए कि क्या मतलब इसके सही होगा या गलत होगा, है ना, मतलब ये कितना होगा कितना नहीं होगा, हम इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी पर निर्भर रहते हैं, है ना। हम यहाँ पे इसको डिसीजन में इंपॉर्टेंस नहीं देते कि अच्छा एक ये भी एक फैक्टर है। फिर यहाँ पे दिया है कि इन्वेस्टिंग इन द रिस्की एसेट्स एज एक्सट्रीमली वोलेटाइल एंड वैल्यू एरोडिंग। तो एक्सट्रीमली वोलेटाइल का मतलब होता है कि एक जगह से अभी यहाँ पे रहेगा, अभी 2000 किलोमीटर दूर चला जाएगा, है ना। अभी इट्स ऑन लाइक 100 रुपीज पर शेयर, अभी वो 10 रुपये पे चला जाएगा, या अभी ये 200 मार देगा, है ना। तो कोई भरोसा नहीं है, मतलब यूजुअली तो ऐसा नहीं होता, पर फ्लक्चुएटिंग जब हो जाते हैं एक्सट्रीमली फ्लक्चु वोलेटाइल, है ना, मार्केट में कुछ आ जाती है तो वो फिर काफी प्रॉब्लमेटिक है, लोग फिर करते नहीं। वी ऑल्सो डिसलाइक फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स। फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स को कौन ही लाइक करेगा, कि आपको पता है कि आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट करे, ठीक है, तो उसमें से 500 आ गए, तो आप और फिर 1500 भी आ गए, है ना, और कहीं कहीं 500 भी नहीं आए, तो आप थोड़ी पसंद करोगे ऐसे इन्वेस्टमेंट को।
एंड द लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये दिया है कि वी कुड लूज आवर जॉब्स, आवर होम्स, वी कैन लूज वैल्यू, आवर बैंक्स कैन गो करप्ट, है ना। मतलब सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अपना। ठीक है, जॉब भी चला जाएगा, घर भी चला जाएगा, बैंक्स बैंकरप्ट हो जाएंगे, बॉन्ड्स डिफॉल्ट कर जाएंगे, गवर्नमेंट गिर जाएगी, कंपनीज जिसको हमने अच्छे से चूज करा था फॉर शेयर एंड ऑल, वो बंद पड़ जाएंगी, है ना। लेकिन हम इसको एज्यूम करके ये सारे एक्सट्रीम इवेंट्स को एक ही साथ होने वाली हैं, एक ही समय पे होने वाली हैं, है ना, ऐसा हम मान नहीं सकते। ठीक है, कि सब कुछ एक ही साथ बर्बाद हो जाएगा, है ना। इतना भी मतलब निगेटिव में नहीं जाना चाहिए ना। ठीक है, तो यही है कि इतना भी निगेटिव नहीं जाना चाहिए कि हम इतना डर रहे हैं कि हमारा सब कुछ एक ही बार में बर्बाद हो रहा है। ठीक है, मतलब कुछ तो होगा, एक आध हो जाए चलेगा, मतलब एक आध हो सकता है, पर सब एक ही साथ हो जाएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऑल दिस एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रिस्क वी नो विल नॉट मैनिफेस्ट एट द सेम टाइम। हमें पता है, इंटरनली हमें पता होता है कि ये सारी चीजें एक साथ नहीं होंगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अपना जो पैसा है वो अलग अलग सेक्टर्स में मिनिमाइज, डिफरेंट, मतलब वहां वहां डाल दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ताकि रिस्क आपका मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, मतलब सपोज आपने जॉब, तो ठीक है चलेगा, जॉब में तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, अपन जॉब ही करते हैं। फिर अवर होम्स कैन लूज वैल्यू, तो आप दो चार और घर खरीद लो, है ना। चाहिए तो एक यहाँ पे खरीद लो, एक वहां पे खरीद लो, दो चार जगह। और बैंक्स कैन गो बैंकरप्ट, तो एक एक बैंक की जगह पे दो तीन बैंक अकाउंट खोल लो, उसमें पैसे डालो अलग अलग स्ट्रॉन्ग वाले बैंक्स में, है ना। एक प्राइवेट में डाल लो, एक पब्लिक में डाल लो, एक चाहिए तो कुछ आरआरबी वगैरह में भी डाल सकते हो, फाइनेंसिंग कंपनीज में ऑल। ठीक है, बॉन्ड्स डिफॉल्ट कर जाएंगे, अरे तो कुछ बिल्स भी खरीद लो, है ना। मतलब कुछ जो, है ना, अलग अलग बॉन्ड्स खरीद लो, एक तरीके के, एक ही बॉन्ड मत खरीदो, मसाला बॉन्ड खरीद लो, है ना, एक गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लो, एक बॉन्ड मत खरीदो, उसको भी डाइवर्ट कर दो। ठीक है, गवर्नमेंट कैन कोलैप्स, तो अब क्या ही कर सकते हैं। कंपनी विच चूज फॉन्डली में सीज टू एग्जिस्ट, तो 8-10 कंपनीज में इन्वेस्ट करो, 4-5 कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो एक गिरेगी, दूसरी तो बचेगी ना, बाकी चार बचेंगे, दो भी गिर जाएगी तो तीन तो बचेंगे ना। तो वही है कि सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे कि अलग अलग चीजों को हम मैनेज कर देंगे, तो रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा हमारा। तो ये सही सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी है कि रिस्क टेकिंग बिहेवियर शुड बी नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ योर पर्सनालिटी इफ यू वांट टू जनरेट इन वेल्थ। अब रिस्क टेकिंग का मतलब ये थोड़ी है कि जाके कुएं में कूद जाए, है ना। तो मतलब सब कुछ बर्बाद ही करते हैं, इसका ऐसे इसको रिस्क टेकिंग थोड़ी बोलते हैं, है ना। तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। वेल मेकिंग इन्वेस्टमेंट फाइंड अ ट्रस्टवर्दी एसेट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच वुड मैनेज योर वेल्थ फॉर यू। अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी कहाँ, एंड रहेगी भी तो वो तुम्हारे लिए क्यों काम करेगी, है ना। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, और ऐसा कुछ दिया भी नहीं है इसमें। इम्प्लाइज के लिए क्या होना होता है कि वो कहीं ना कहीं से मतलब निकल के सामने आ रहा हो, कुछ चीजें हैं लाइन में लिखी गई हैं, उसको हमें ऑब्जर्व करना है एंड उसके बेसिस पे निकालना है। जैसे यहाँ पे ये बोला है लास्ट वाले में कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा, लेकिन हम ये तो नहीं मान सकते ना कि सब कुछ एक ही टाइम पे होगा। तो इसका मतलब तो यही होता है ना कि अलग अलग चीजों में बांट दो ऐसे, ताकि रिस्क मिनिमाइज हो जाए। फिर यू शुड नो दैट इन्वेस्टिंग योर मनी इज अ रिस्की बिजनेस। अब ये तो कहने वाली बात थोड़ी है ना, पता तो सबको है, लेकिन इसके आगे का क्या, है ना। ये तो इम्प्लाइज भी नहीं हो सकता, एक इम्प्लाई हो सकता है, पर बेस्ट इम्प्लाइज पूछा है, तो ये क्लोज ऑप्शन हो सकता था, पर मतलब ये तो नॉर्मल सबको ही पता है ना। पर जो पैसेज है वो मेनली तो इसी के बारे में बात कर रहा है कि नो एसेट इज रिस्क फ्री। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है मोस्टली। तो पहले तो बोल रहा है कि वो हम एटमैक्स कर सकते हैं कि वैसे उसको आलसपना में छोड़ दें, बैंक में जमा करके वो 3% के ब्याज पे लेते रहे, सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, तो वैसा तो नहीं करना। पर यही जो मेन यहाँ पे दिया है कि सब कुछ एक ही साथ नहीं हो सकता, है ना। एक ही टाइम पे नहीं हो सकता, अलग अलग टाइम पे होगा होगा तो, है ना। तो यही है। फिर ये वाला हो सकता था, एक इम्प्लाई हो सकता था कि अच्छा ठीक है, ये इम्प्लाई का ये तो डायरेक्ट दिया है कि यू शुड नो दैट इन्वेस्टिंग योर मनी इज अ रिस्की बिजनेस। ठीक है, ये तो इम्प्लाई भी नहीं होगा, तो डी विल बी इनकरेक्ट, ये ए वाला सही होगा। फिर फिफ्थ, तो ये एजम्पशन मारना है यहाँ पे भी, बायोलॉजिकल रेगुलेशन इज एन इवॉल्विंग प्रोसेस। तो ये क्या दिया है कि इंस्टेड देयर इज अ नीड टू टेक कॉम्प्रहेंसिव लुक, टेक इनटू अकाउंट वेरियस एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो कॉम्प्रहेंसिव लुक का मतलब क्या होता है कि वो चलता चला जाएगा, है ना। मतलब एक ऐसे लिख के नहीं रखा है कि 10 ही सेक्टर है, 10 ही स्टेप्स है, 10 स्टेप आपने चलो कर रहे हो, तब तक दो और स्टेप जुड़ गए, तो आपको उसे भी करना पड़ेगा। आप दूसरा स्टेप कर ही रहे हो, तब तक तीन और जुड़ गए, तो उसको भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ और नई चेंजेस आ गई, कुछ और नया रिसर्च आ गया,
ठीक है, यही तो मतलब है उसका कि टू टेक ए कॉम्प्रहेंसिव लुक। अब पूरा पढ़ो मतलब पैसेज को, तब समझ में आएगा टोटली। तो ये वाला हो जाएगा। फिर पार्टिसिपेटिंग ऑफ पीपल इज नीडेड इन पॉलिसी डिसीजन रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन। अब यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है कि लोगों को मतलब चाहिए पार्टिसिपेशन। ठीक है, अब कंपलसरी पार्टिसिपेशन भी कैसे कराओगे, या पार्टिसिपेशन ही कैसे कराओगे, है ना। लोगों को आता ही नहीं है। आपने बोला कि आओ डिसीजन ले लो मेरे साथ, बैठ गए, मुझे बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ही नहीं पता, तो मैं क्या डिसीजन लूंगा। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन शुड टेक इनटू अकाउंट सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स इन डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल यही दिया है कि वेरियस सोशल इकोनॉमिक नीड्स लेते रहते हैं। ठीक है, तो ये वाला पहला वाला भी था। ठीक है, तो सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स को इंश्योर करना है कि उसके पोटेंशियल क्या होंगे, निगेटिव एक्सटर्नलिटीज जो है। ठीक है, तो उसको निगेट करना है, उसको मिनिमाइज करना है, खत्म करना है ना। खत्म तो नहीं कर सकते, तो मिनिमाइज करना है। तो यही है कि उसको भी मतलब मैनेज करना है। फिर वाइडर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन इंप्रूव इट्स इफेक्टिवनेस एंड डीलिंग विद द कंट्री स्टेट पॉलिसीज एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। अब ये तो है कि, है ना, ये वाला दिया है कि डोमेस्टिक रेगुलेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कैन नॉट बी व्यूड एज एन आइसोलेशन ऑफ ट्रेड पॉलिसी एंड ऑब्लिगेशन, यानी कि सबको साथ साथ ही लेके चलना होता है ना। अब वन करोगे तो टू नहीं होगा, है ना। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है कि वन करोगे तो टू होगा, है ना। कि आप पहले अंदर बना लो, डोमेस्टिक बना लो, ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को बना लो, ठीक है। फिर उसके बाद आप इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को भी, मतलब यहाँ पे सेपरेटली लिया हुआ है दोनों को। ठीक है, जबकि यहाँ पे दिया है कि ये कैनॉट बी व्यूड इन आइसोलेशन, ये अलग अलग नहीं देखे जा सकते। ट्रेड पॉलिसी और ऑब्लिगेशन को हमें साथ में ही इसको जोड़ के देखना पड़ेगा, उसको साथ में ही हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर बी वाला होगा। फोर, वन तो इनकरेक्ट, वन तो करेक्ट था ही, दूसरा वाला इनकरेक्ट हो गया था, तो आप उसको वैसे भी यहाँ पे निकाल सकते थे, तो भी आपको मिल जाता था बी वाला। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, बेस्ट implies द क्रैक्स ऑफ द पैसेज। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इज नॉट गिवन इंपॉर्टेंस इन करंट डिबेट ऑन डेवलपिंग जीएम क्रॉप्स। अब प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का ऐसे कुछ प्रिकॉशन बताया नहीं गया है। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि बायोटेक्नोलॉजी में ना, जीएम क्रॉप्स में ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, खराबी आ जाएगी, मतलब कुछ पता चला इन्वेजिव आपके सब क्रॉप्स उड़ा ले गए, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज वगैरह कुछ भी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं दिया है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल दिया है ना। ठीक है, ये तो अलग ही दे दिया। फिर बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट करंटली यूज इन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन मैकेनिज्म। अब पहली बार तो जीएस की नॉलेज लगा लोगे तो होता है, पर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तो दिया भी नहीं है मैनेज, कुछ मेंशन भी नहीं है ना। कि क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज का भी नहीं दिया, कुछ मिटिगेशन का भी नहीं दिया है ना। यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे जैसे दिया है कि that can help in climate change mitigation and adaptation not using biotechnology as a part of the climate change, है ना। cannot be an option, तो मतलब इसको भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका भी यूज करना पड़ेगा, मतलब कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे जैसे दिया है इसका भी यूज करना पड़ेगा, तो कर भी रहे हैं, मतलब यही इसका सामने निकल के सामने आता है कि बोला है कि इट्स नॉट एन ऑप्शन टू लीव दिस बायोटेक्नोलॉजी फील्ड। ठीक है, तो ये वाला तो फिर ये भी गलत हो जाएगा। फिर बायोटेक्नोलॉजीज रोल इज नॉट कन्फाइंड टू द करंट प्रायोरिटीज ऑफ डेवलपिंग जीएम क्रॉप्स। अब यदि हम यहाँ पे देखें तो यही दिया है कि बायोटेक्नोलॉजी रोल इन एग्रीकल्चर एंड रेगुलेशन ऑफ द सेम कैन नॉट बी अंडरस्टूड सोनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट जनरेशन ऑफ क्रॉप्स, जीएम क्रॉप्स, है ना। तो बस आज का ही नहीं देखना कि आज तो हमने खाना खा लिया, कल का बाद में देख लेंगे, हमें कल का भी देखना है। ठीक है, तो सिर्फ आज का नहीं देखना है। ठीक है, नॉट जस्ट, वी शुड नॉट लेट दिस बायोटेक्नोलॉजी फील्ड गेट कन्फाइंड टू वन सेक्टर और वन टाइम वन स्पेस, है ना। मतलब आज का सिर्फ, अगले एक साल का, 2 साल का हम नहीं दे सकते, हमें लार्ज एक टाइम फ्रेम लेके चलना होगा उसका रोल को इंश्योर करने के लिए, तो सी विल बी करेक्ट। फिर निगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर नॉट प्रॉपरली अंडरस्टूड। अब ये यहाँ पे दिया है कि सो दैट पोटेंशियल ऑफ द टेक्नोलॉजी कैन बी हार्नेस्ड वेल मिनिमाइजिंग निगेटिव इम्पैक्ट्स। अब निगेटिव इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज करना है। अब तुम्हें तुम्हें सॉल्यूशन तुम निकाल रहे हो, तो प्रॉब्लम तो तुम्हें पता ही होगी ना। ठीक है, तुम समझ ही रहे होगे कि क्या प्रॉब्लम है इधर, तो ये तो इनकरेक्ट ही हो गया। फिर सी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वांट का आ गया। हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे कि कुछ लोग इसको लाइक सब मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि यार आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है,
फिर लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जीरो जो एट द एंड है प्रोडक्ट में, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हो तो उसके जीरो में एट द एंड कितना आएगा, मतलब कितने जीरो आएंगे ये फाइंड करना है। तो हमें फाइव टू टू के मल्टीपल लेने होते हैं, ठीक है, क्योंकि जीरो तो तभी आएगा जब 10 होगा लास्ट में। सपोज 3520 है, तो तो भी 20 तो 10 का मल्टीपल ही हुआ, लास्ट के तो 10 ही है ना। 2 × 10 है ना, तो 10 का मल्टीपल है, और 10 के फैक्टर्स क्या होता है, 5 और 2, ठीक है। तो इसके लिए हमें 5 और 2 का निकालना होता है, ये फॉर्मूला है बेसिकली, ये रूल है। आप इसको नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन आए तो आप वैसे लगा सकते हैं, ठीक है। अब फिर आप बोलोगे कि चलो ठीक है 5 × 2 तो मान लिए, वो तो कर लेंगे, पर फिर पता कैसे चलेगा कि कितने जीरो हैं। तो इसका ये है कि जितने भी मतलब 5 × 2 करा लो, पर जिसमें से जो भी जितने जिसके नंबर सबसे कम होंगे, लाइक 5 यदि 7 बार है और 2 9 बार है, तो 5 वाले को लिया जाएगा कि 5 जीरो रहेंगे, है ना। 20 जीरो है और 25 5 है, तो ये लिया जाएगा कि 25 जीरो है लास्ट में, ठीक है। लाइक 20 दो है और 25 जीरो है, तो है ना, लाइक 5 जितने होंगे और 2 जितने होंगे, उसमें से जो सबसे कम बार रिपीट हुआ होगा रहेगा, उतने जीरो होंगे उस फैक्टर में, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि इसको लिख लेंगे 1 × 5, तो चलो कुछ नहीं कर सकते। 10 को 2 × 5 कर सकते हैं, है ना। फिर 15 को 3 × 5 कर देंगे, इसको 4 × 5 कर देंगे, लेकिन 4 को क्या करेंगे, हमें 2 × 5 करना है ना, तो 4 को क्या करेंगे 2 × 2 कर देंगे, तो 2 × 2 × 5 आ जाएगा, ये यहाँ पे कर दिया है। फिर 5 को तो 5 × 5 ही करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये कर दिया। फिर 30 क्या होगा, 6 × 5 = 30 होता है, तो इसको भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो आएगा, ठीक है। तो 2 × 3 × 5 हो गया। फिर 35, अब 35 का फैक्टर्स क्या होंगे, 5 और 7, उसका और कुछ नहीं कर सकते, तो ये भी कर दिया। फिर 40 का क्या होता है, 8 5 = 40 होता है, ठीक है, और 8 का मतलब क्या, 2 × 2 × 2 क्यूब होता है, तो उतने 2 लेके आएंगे, ठीक है। और फिर 5, फिर 50 का क्या है ना, 45 का क्या है, 9 × 5 45, है ना, 9 5 = 45। अब 9 को 3 × 3 × 5 कर सकते हैं, तो ये भी लेके आ गए। फिर 50 क्या, 5 × 10 कर सकते हैं, ठीक है। और फिर 10 क्या होता है, 2 × 5, तो 2 × 5 × 5 कर दिया। फिर 55 क्या होगा, 55 के तो दो ही फैक्टर है, 5 और 11, है ना, तो ये कर दिया। अब वो वन वाला मत ले लेना यहाँ पे, 1 और 55 वगैरह सब, ठीक है, वो उसका मैं बात नहीं कर रहा। तो 5 × 11 कर दिया। फिर यहाँ पे 60, तो 60 क्या होगा, टू 12 फाइजा होता है 60, ठीक है, और 12 को क्या करो, टू टू से का फैक्टर ले लो, तो 2 × 2 × 3, यानी कि 4 3 = 12 होता है, तो 2 × 2 × 3 कर लो। अब ये हो गया। अब इसमें जोड़ लो कितने, 5 है और कितनी बार 2 आया है, तो 5 आया है 10 13 बार, है ना, ये काउंट कर लो, 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 बार 5 आया है। वैसे ही दो 10 बार आया है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बार आया है। बोला क्या था कि जो सबसे कम बार रिपीट होगा उतने जीरो होंगे, तो दो वाला सबसे कम बार रिपीट हुआ है कितने बार, 10 बार, तो इस प्रोडक्ट में 10 जीरो रहेंगे लास्ट में, ठीक है, ये सही जवाब हो गया। फिर अब पूछा है, लेट एक्स वाई जेड बी ए 3 डिजिट नंबर वेयर एक्स वाई जेड इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट मल्टीपल। कहने का मतलब है, एक 3 डिजिट नंबर है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो बताओ कि इसका ये किससे डिविजिबल नहीं रहेगा, है ना। तो अब इसको क्या कर सकते हैं कि किसी को भी एक्स वाई जेड को हम क्या कर सकते हैं ना कि 100x प्लस 10y प्लस जेड इंटू 1 लिख सकते हैं। ये क्यों, क्योंकि जेड 1th पोजीशन पे है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई 10th पोजीशन पे है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक्स 100 पोजीशन पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम यूजुअली करते हैं। 123 को हमें मानो यहाँ पे लेटर रहा, तो हम क्या करेंगे, 1 × 100 प्लस 2 × 10 प्लस 3 × 1, यही करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे हमने भी करा, ठीक है। अब इसको सेम तुम अलग अलग निकाल लो, ये वाई जेड एक्स में वाई को 100 कर लो, जेड को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, एक्स को वैसे ही रहने दो। तो ऐसे कर लेंगे ना, तो इसको हम ऐड करेंगे, इसको इसको, तो 100x प्लस एक्स, तो 101x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 10x, तो यानी कि 111x। वैसे ही यहाँ पर 10y 100y 110y प्लस वाई 111y, फिर z प्लस 10z प्लस 100z, यानी कि 111z। अब 111 को कॉमन रख सकते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। अब क्या यहाँ पे दिया है कि ये जो एक्स वाई जेड है ना, वो मल्टीपल नहीं है 3 का, ठीक है, तो हियर 1 + 1 + 3, ये तो डिविजिबल है 3 से, है ना, और
111 37 से डिविजिबल है, ठीक है। अब 37 क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया ना, ठीक है। 1 + 1 + 3 विल बी इक्वल टू 37। तो ये 37 से डिवाइड किया तो भी ये 3 आ रहा है, जो कि 3 से डिविजिबल भी है ना। तो ये भी नहीं होगा, फिर ये भी नहीं होगा, फिर अब बचा 9, ठीक है। तो 111 इज नॉट डिविजिबल बाई 9, ठीक है। जो 111 हमने यहाँ पे करा, तो ये तो 9 से डिविजिबल है नहीं, ठीक है। अब x + y z हमने यहीं पे कर दिया, 1 + 1 + 1, इससे क्या ही होगा। तो 9 से डिविजिबल है ही नहीं है ना। 111 इज नॉट डिविजिबल बाई 9, ठीक है। तो 9 × 12 + 3 आता है, 3 रिमाइंडर छोड़ते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए 9 आंसर हो जाएगा। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, लेट पी क्यू आर एस बी नेचुरल नंबर सच दैट पी माइनस। अब इसका क्या है कि हम इसको इक्विवेलेंसी पे लेके जाएंगे। तो p - q मान लिया, यहाँ पे सपोज s को 0 ले लेंगे। s को 0 क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे 0 लेंगे तो हमें माइनस में लेके जाना पड़ेगा, -2016। तो कहाँ पे माइनस में लेके जाओगे? तो इससे अच्छा 0 ऐसे को लो जो कि प्लस में हो और जिसका मतलब आसान हो वैल्यू निकालना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पी का 0 ले लोगे, क्यू का ले लोगे या आर को ले लोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। आएगा, बट इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। आपके 2-3-5 मिनट चले जाएंगे, आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं रहा तो 5-7 मिनट भी जा सकता है, और फिर आप छोड़ भी दोगे। तो इसके लिए एस वाला लो लास्ट में, जो भी लास्ट में नहीं, जो भी पॉजिटिव वैल्यू आए और जिसका मतलब निगेटिव में वैल्यू ना जाना पाए, ठीक है, तो वो ले लो। तो एस को 0 ले लेंगे, तो एस का 0 है, यानी कि r - 2018 = 2019 हो गया, ठीक है। तो ठीक है, तो p - 2016 = 2019 हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे s है ना, तो 0 हो जाएगा। तो ये p क्या होगा, इसको ऐड कर दो तो 4035 आ रहा है। अब q इक्वल प्लस 2017 भी 2019 का इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे तो 0 है, ठीक है। तो अब इसको भी 2019 से 2017 माइनस कर दो तो 2 आता है। फिर r - 2018 = 2019, तो r विल बी इक्वल टू 2019 + 2018, यहाँ पे 4037। तो इसमें सबसे लोएस्ट नहीं पूछा, लोएस्ट पूछा रहता तो फिर प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि हमें फिर किसको किसको मान के चलते हैं, जिसको भी 0 लेते हैं वही लोएस्ट होता। पर यहाँ पे लार्जेस्ट पूछा है, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर इसमें से कौन सा दिख रहा है आपको? एस तो 0 ही हो गया, पी 4035 है, क्यू को तो ले ही नहीं सकते क्योंकि ये 2 है, और ये 4037 है। अब इसमें से देख लो कौन सा बड़ा है, 4037 बड़ा है, तो इसके लिए आर विल बी करेक्ट आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हाउ मेनी, कितने जो 5 डिजिट प्राइम नंबर है, जो कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 को सारे डिजिट्स को ऐड करके, है ना, यहाँ पे लिखा है सारे डिजिट्स को हमें यूज में लेना है, और रिपीटेशन नहीं होना चाहिए किसी भी डिजिट का। आप सारे डिजिट का ले ले, और 5 डिजिट नंबर है, तो सारे को ले लेंगे तो 5 ही डिजिट आएगा, है ना। 0 तो है नहीं कि हम इसको मैनेज कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए 1 2 3 4 5 कहीं भी रहे, है ना, तो वो तो रहेगा ही। अब इसको क्या करेंगे ना कि एक हम टेक्निक अपनाते हैं कि चलो ठीक है, कितने डिजिट्स अपनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब चूंकि देखेंगे कि ये 1 2 3 4 5 कहीं से भी लो, अब 4 लास्ट में रहा, 2 लास्ट में रहा, तो वो तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, पर सपोज रहा ही नहीं तो, है ना। तो फिर आप इसका क्या करेंगे कि 3 का सोचेंगे, तो 3 का हमें पता है डिविजिबल रूल, कि सम ऑफ एडिशन ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो यदि वो डिविजिबल है तो यानी कि वो नंबर डिविजिबल है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 का ऐड करेंगे तो 15 है, 15 तो 3 से डिविजिबल है। तो ये प्राइम नंबर कैसे हो गया? जो नंबर 3 से डिविजिबल हो सकता है, तो प्राइम नंबर कहाँ से हो जाएगा? प्राइम नंबर की डेफिनेशन है तो यही है ना कि दैट नंबर शुड बी डिविजिबल ईदर बाय दैट ओन नंबर और बाय 1, ठीक है। या तो वो 1 से डिवाइड हो, नहीं तो वो खुद से ही डिवाइड हो। तो यहाँ पे मतलब समझो 13 है, 13 रहता है सपोज यहाँ पे, तो 13 या तो खुद से डिवाइड होता, नहीं तो 1 से डिवाइड होता, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं बचेगा, तो दैट्स वाई आंसर विल बी 0। फिर यहाँ पे इन द सम हमने लास्ट वाले में भी किया था, 2018 वाले में, आई थिंक 2019 या 2018 में, 2018 में आई थिंक ऐसे ही सवाल आए थे। अब इसका क्या करना होता है कि वहाँ पे एक्स लेना होता है, कोई भी लो एक्स ले लो, और ये तो पता है यहाँ पे तो एक्स आएगा क्योंकि एक ही प्लेस है। फिर यहाँ पे भी एक्स ही आएगा, लेकिन यहाँ पे 10 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 1 × 10 प्लस एक्स। फिर यहाँ पे 5 × 10 प्लस एक्स, क्योंकि ये 5 टेंथ पोजिशन पे और एक्स 0 1 पोजिशन पे, यूनिट पोजिशन पे। फिर यहाँ पे डबल दे दिया है, डबल एक्स। इसका क्या करेंगे, x × 10 प्लस एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे x x1 दे दिया, तो x × 10 + 1, टेंथ पोजिशन पे ही है ना,
100 पे तो नहीं है, 100 पे रहता तो 100 से कर लेते। फिर अब यहाँ पे देखो 1 इंटू, ये तो 100 है, 1 इंटू 100 प्लस 10 इंटू एक्स, ये वाला प्लस 1 इंटू एक्स। ये जो, क्योंकि ये यूनिट पोजीशन पे है तो इसके लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10th पोजीशन पे है तो 10 से, और 100 पे है तो 100 से। अब ऐसा कर लिया तो अब इसको सॉल्यूशन मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पाएंगे कि ये 100 प्लस 11x लिख सकते हैं इसको, 10x प्लस 1x। ठीक है, अब इसको यहाँ पे 4x, x को लेके जाओ, x x x, जैसा 4x है तो 4x, फिर 20x क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10x और 10x 20x, फिर 50 प्लस 1 और प्लस 10, ये वाला इक्वल टू 100 प्लस 11x। अब इसको हम इसको इधर लेके जाएंगे और इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो 24x माइनस 11x इक्वल टू 100 माइनस 61। अब यहाँ पे 13x आ जाएगा, 13x इक्वल टू 39, x विल बी इक्वल टू 39/13, इस साइड लेके जाएंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि x की वैल्यू 3 है। अब लगा के देख लो आप चाहिए तो, यू कैन सॉल्व इट, क्रॉस चेक इतना करना है तो आप कर सकते हो, पर यू डोंट हैव टाइम तो आप मूव ऑन करो, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द फॉर्मूला, और फिर मूव ऑन करो। फिर अब यहाँ पे दिया है कि दो स्ट्रेट स्टिक्स हैं, 7.5 फीट की एक है और एक 3.5 फीट की है, 3.25 फीट। तो सबसे कम लेंथ कौन सी है जो आप मेजर कर सकते हो? तो यहाँ पे देखो मिनिमम लेंथ इज आस्क्ड, ठीक है, मैक्सिमम नहीं पूछा है, मिनिमम पूछा है। अब मिनिमम का हमें पता है, हमने बताया भी था लास्ट वाले में कि जो भी लाइक सबसे मिनिमम पूछे, है ना, तो वहां पे हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है, एचसीएफ। और जहां पे लोवेस्ट पूछे वहां पे हमें, है ना, जो जहाँ पे हाईएस्ट पूछे मतलब ग्रेटेस्ट पूछे तो वहां पे हमें एलसीएम निकालना होता है। यहाँ पे मिनिमम पूछा है, लोवेस्ट पूछा है, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे अब एचसीएफ निकालेंगे। तो अब 7.5 का एचसीएफ तो किसको पता होगा, है ना, तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में करेंगे तो वो, और फिर आप करते रहो फिर, है ना, फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, 7 इंटू 1/2 यानी कि 2 इंटू 7 प्लस 1, 15/2, 15/2 का निकालो एचसीएफ, वो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, वो लंबा प्रोसेस है। इससे क्या कर सकते हो, यहाँ पे सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 725 और 325 आ जाएगा। फिर इसमें से आप देख सकते हो, देखते ही देखते पता चल जाता है कि फिर 25 ही ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जो कि दोनों को डिवाइड कर पाए, 25 से ऊपर नहीं है, 50 नहीं है ना, 50 तो डिवाइड भी नहीं कर पाएगा, है ना, 100 तो छोड़ ही दो, यानी कि 25 इज द लार्जेस्ट नंबर। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ हो गया 25। अब हमने चूंकि 100 से मल्टीप्लाई करा था तो 100 से डिवाइड भी करो अब, तो 25 को 100 से डिवाइड कर दिया तो 0.25 आया, 0.25 इज द आंसर। तो ये यहाँ पे बी में दिया है। फिर एक सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसमें सीक्वेंस है 14, 18, 20, 24, 30 और 32। तो ये प्राइम नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में दी गई है, यहाँ पे इसने साफ बता दिया, हर जगह ये नहीं बताते, है ना, एसएससी वगैरह में चले जाओ तो ये बताते ही नहीं है, ये सीक्वेंस दे देंगे, बोलेंगे नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करो। यहाँ पे उपकार क्या है बता दिया, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स हमें पता है कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये प्राइम नंबर्स होते हैं। चलो लिस्ट निकाल लिया हमने। अब इसके आसपास कौन सी प्राइम नंबर पड़ रही है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 13 एक प्राइम नंबर है, यहाँ पे 17 एक प्राइम नंबर है, यहाँ पे 19 एक प्राइम नंबर है, यहाँ पे 23 एक प्राइम नंबर है, यहाँ पे 29 भी प्राइम नंबर है, और यहाँ पे 31 भी प्राइम नंबर है। यानी कि यहाँ पे जस्ट ऐड करा हुआ है इन लोगों ने, प्लस वन कर दिया, उसी को सीक्वेंस मान लिया है। तो अब 32 के बाद वाला, 31 के बाद वाला कोई प्राइम नंबर देखो, तो 31 के बाद 37 प्राइम नंबर आता है, अब उसमें भी 1 ऐड कर दो तो हमें पता चल जाएगा, तो डी सी विल बी आंसर, 38 आ जा रहा है ना। तो प्राइम नंबर के कॉन्टेक्स्ट में दे दिया तो आपको सीधे प्राइम नंबर की लिस्ट निकालनी है, उसके क्लोजनेस फाइंड आउट करना है, एंड उसके बाद फिर धड़ाधड़ डिफरेंस निकालो कि 14 माइनस 13 क्या है, तो 1 का डिफरेंस है, 18 माइनस 17 क्या है, 1 का डिफरेंस है, 20 माइनस 1 क्या है, तो 19 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ऐसे करके फाइंड आउट कर लो, तो डी सी विल बी आंसर। फिर 1 पेज स्टोन, ये बोला है कि 195 बुक है टोटल, है ना, सारी जो पेजेस है मिलके उसके 195 नंबर आ रहे हैं, एक पेज टर्न हो गया। अब एक पेज टर्न होता है तो दोनों तरीके, दोनों तरफ तो छपा तो होगा ना पेज नंबर, है ना, एक साइड तो होता नहीं है कि एक ही साइड का छपा हो। तो इसके लिए सबके बाकी के 195 नंबर आ रहे हैं। तो जो टर्न पेजेस है वो कितने नंबर को रखा होगा, अब टर्न पेजेस होंगे तो वो ऑब्वियसली कॉन्सिक्यूटिव होंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो सब कॉन्सिक्यूटिव ही दिए गए हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब यहाँ पे अपना आंसर पता नहीं चलेगा। फिर हम क्या करेंगे कि हमें ये पता है कि सम ऑफ द नंबर्स होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या करते हैं कि सम जो हमें फाइंड आउट करना होता है, एस एन, सम ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, सम ऑफ 7 नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम क्या करते हैं, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का फॉर्मूला लगाते हैं, तो वो एस एन होता है।
ठीक है, अब यहाँ पे एस एन दिया है 195, तो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, विल बी इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन विल बी इक्वल टू 105, ये वाला 2 इधर जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन विल बी इक्वल टू 390। अब 390 तो किसी का मल्टीपल लगता नहीं है ना, एन इंटू एन प्लस वन यानी कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के मल्टीपल होने चाहिए। अब यहाँ पे सबसे लोवेस्ट जो सबसे नज़दीक का इसका इसके ऊपर का सबसे नज़दीक का जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर का मल्टीपल है वो फाइंड आउट करेंगे, तो फाइंड आउट करेंगे तो पता चलेगा 20 और 21 आता है, तो 20 और 21 विल बी इक्वल टू 420, और 420 माइनस 390 कर दो, ठीक है। तो अब इसका क्या, यहाँ पे लोग गलती करेंगे कि यहीं से इसको 390 से मल्टीप्लाई कर दे माइनस कर देंगे, वो नहीं करना, हमने इसको मल्टीप्लाई करा है तो इसको हम डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ 20 पेजेस विल बी इक्वल टू 420 अपॉन 20, तो ये 20 पेजेस का सम होगा 210। अब 210 को 195 से माइनस कर दो तो 15 आता है। अब 15 फाइंड आउट करो किसका समीशन है, 5 6 का समीशन कितना है 11, 5 प्लस 6 ऐड करोगे 11, 7 प्लस ऐड करोगे 8 करोगे तो 15 आता है, ये तो सही है। 9 प्लस 10 करोगे तो 19 आता है, गलत। 11 प्लस 12 करोगे तो 23, ये भी गलत। तो ये फिर बी वाला सही जवाब आता है, ठीक है। तो ये करेक्ट हो गया, अपना आंसर सही है। फिर ये यहाँ पे मिसिंग लेटर्स पूछा है, मिसिंग लेटर सीरीज। हम यहाँ पे देखेंगे ए बी स्लैश बी बी, बी स्लैश बी स्लैश डी सी डी डी। अब इसका क्या करेंगे ना कि अलग अलग हम अरेंजमेंट्स करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ रूल नहीं है, एक सेट ऑफ रूल्स नहीं है कि आप यही करोगे तो आपका आंसर मिलेगा, पर सम ऑफ द रूल्स आर कि आप ये करो कि ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसे कर रहे हैं क्या, है ना, रिपीटिशन हो रहा है, या फिर ए बी सी ए सी डी ऐसा चेंज हो रहा है, ए बी सी ए सी बी बी सी ए ऐसा चेंज हो रहा है ना, मतलब कैसे चेंज कैसे हो रहा है लॉजिकल में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि ए बी ए हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ए बी हो गया, तो यहाँ पे बी सी बी मतलब एक लेटर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी ए कर दिया, तो फिर यहाँ पे बी सी बी कर देंगे, फिर यहाँ पे सी डी सी कर देंगे, फिर यहाँ पे डी 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 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग प्रॉब्लम्स लोग करते हैं कि वो करेंगे ए बी डी, मतलब डी तो आएगा भी नहीं यहाँ पे, तो बी आना चाहिए या फिर ए आना चाहिए। अब यहाँ पे ए लग नहीं रहा, पे बी करोगे तो लगातार बी हो जाएगा, फिर यहाँ पे ए थोड़ी करोगे, तो यहाँ पे ए करोगे, फिर यहाँ पे बी करोगे, फिर यहाँ से सी बी। अब यहाँ पे क्या होगा, या तो सी होगा, है ना, या तो डी होगा। अब यहाँ पे आपने ए कर दिया तो आपको पता चल चुका है कि ये 3 बार ही रिपीट होता है, और जो पहला वाला नंबर होता है, लेटर होता है, वो 3 बार रिपीट होता है, दूसरा वाला 2 बार रिपीट होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे भी देख लो ए 3 बार रिपीट हुआ है, बी 2 बार, यहाँ पे भी बी 3 बार रिपीट हुआ है, सी 2 बार। ऐसे करके हम फाइंड आउट करेंगे तो ऐसे ही आएगा, ए बी सी बी डी सी सी डी ए डी। तो अब यहाँ पे मिसिंग लेटर्स निकाल लो, तो यहाँ पे ए आता है, फिर यहाँ पे सी आता है, फिर यहाँ पे भी सी आता है, ठीक है, और यहाँ पे ई आता है। तो अब यहाँ पे क्या है, ए सी सी ई, अब कौन सा नंबर दिख रहा है, तो सी वाले में है, तो डेट्स वाई सी विल बी आंसर। फिर हम यहाँ पे ए थ्री बी सी को और डी डी टू एफ को 4 डिजिट नंबर है, और जो भी डिजिट लेटर है वो 3 से ज़्यादा ही है, 3 से कम नहीं है। अब इसका ध्यान रखना, ठीक है, 3 से ज़्यादा है। अब 3 से ज़्यादा कौन से डिजिट हो सकते हैं, जो कि 10 से ऑफ कोर्स कम हो, यानी कि 0 से कम हो, तो 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 ही हो सकता है। फिर यहाँ पे दिया है कि द सम ऑफ द नंबर्स फाइंड आउट करो, ये फाइंड आउट नंबर्स दिए गए हैं 15 902, इसके डिफरेंस क्या है ए और डी की वैल्यू को, यानी कि ए और डी की वैल्यू की डिफरेंट क्या है। अब यहाँ पे दिया भी है कि लेटर 3 से ज़्यादा तो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन डिफरेंट डिजिट्स है, सेम डिजिट्स नहीं है, एक बार यूज़ कर लिया तो वापस नहीं कर सकते। तो 4 5 6 7 8 9 है, फिर हमें पहले सी और एफ को ऐड करना पड़ेगा, यूनिट पेज को पहले ऐड करो, तो सी और एफ को ऐड करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि 2 आ रहा है। अब यार ये तो अलग ही बात है, यहाँ पे बोला है कि जो भी डिजिट है वो 3 से ज़्यादा है, और यहाँ पे खुद ही 2 दिया है। अब इसका क्या सेंस निकल के सामने आता है, इसका सेंस निकल के ये सामने आता है कि यहाँ पे कैरी दिया होगा पक्का, है ना, वो यहाँ पे 12 होगा और इसका एक गया होगा इस साइड पे, तो यहाँ पे 2 है। अब 12 ऐड होंगे तो फिर क्या निकलेगा यहाँ पे, अब यहाँ तो या तो 4 प्लस 8 12 होंगे, या फिर 5 और 7 12 होंगे ऐड करेंगे तो। अब यहाँ पे हमने ना ये एक निकाल ली पॉसिबिलिटी। अब हम 10th पोजीशन पे जाएंगे, 2 और बी, 2 और बी 0 है, यानी कि 10 आ रहा है ना, और यहाँ पे 1 ऐड भी करा है, ठीक है। तो इसको पहले ऐड वाले को निकाल दो एक, तो यहाँ पे क्या होगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 माइनस 2 करोगे तो 7 हो जाएगा, तो बी विल बी इक्वल टू 7, ठीक
ठीक है, क्योंकि ए वाला जो कैरी वाला है ना उसको तो निकालोगे 10 से, तो इसके लिए बी हो गया 7। तो चलो 7 तो कट गया इधर, ठीक है, तो 7 को हमने खत्म कर दिया यहाँ पे। फिर अब 7 को खत्म कर दिया तो यहाँ पे अब ये भी है कि यहाँ पे 5 7 बचेगा ही नहीं, है ना, फिर ये 4 8 ही आना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 8 को खत्म कर दिया तो यहाँ पे समझो ये भी गया फिर। ठीक है, यानी कि 4 और 8 भी की भी पॉसिबिलिटी गई, यानी कि ये मतलब निकल के सामने। अब यहाँ पे अब ये आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पूरा सॉल्व करने बैठ जाओ, ऐसे कि आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा है ना, आप बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करने बैठ रहे हो कि नहीं मैं तो पूरा सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगा, मार्क्स मेरे को चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो आपको एमसीक्यू फॉर्मेट है, तो आपने जब ये ध्यान दे दिया कि यहाँ पे आपको बी के साथ निकल गए, और बी के साथ निकलने से ऊपर जो 4 8 और 5 7 के ही पेयर्स आ रहे थे, अब 7 निकल गया तो अकेले 5 तो जाएगा नहीं, है ना, ताकि 12 फॉर्म हो सके, तो 4 8 ही जाएंगे। अब 4 8 को आप कैंसिल कर दो यहाँ पे इस लिस्ट से, बचे क्या, फिर 5 6 और 9। ठीक है, अब अब क्या होगा कि यहाँ पे 7 कर दिया आपने, ठीक है, तो 5 6 और 9 बचे, फिर यहाँ पे इसको भी लेके जाओ ए और डी को। ठीक है, अब बचे यहाँ पे 9 - 6 और 9 - 5, तो या तो 4 हो सकता है नहीं तो 3। अब यहाँ पे 50 50 आपको सॉल्व नहीं करना, टाइम क्रंच है तो आप लगा लो, वैसे करते नहीं है सॉल्व, यदि सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व करो आप। ठीक, फिर यहाँ पे दिया है कि 3 + E = 9, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे 9 है, ठीक है, और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे E है, E + 3 = 9। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने 1 का कैरी भी मार्क किया है, ये वाला, ये 9 यहाँ पे लगाया है आपने 0, इधर भी तो गया होगा ना। ठीक है, 9 - 3 - 1 = 5। अब आपने 5 भी फाइंड आउट कर लिया, तब आपको कौन सी क्यों सॉल्व करना है आगे, ये सॉल्व मत करो आप आगे जाके। ठीक है, तो अब यहाँ पे 6 और 9 है, 9 - 6 कर दो तो 3 आंसर आ गया, सी विल बी आंसर। अब आपको करना ही है तो देख लो, A + D = 15, और 7 8 हो नहीं सकते, तो नंबर या तो 7 8 हो सकते हैं या 9 6 हो सकते हैं, तो आपने 7 8 को तो लगा दिया यहाँ पे, है ना, यहीं पे 7 चला गया था और यहाँ पे 8 चला गया था, तो बचा क्या, 9 और 6, तो 9 6 में से 3 माइनस कर दो तो सी। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया है, ये लॉजिकल का है कि 51 पेज के बुक में 2 से ज़्यादा फिगर्स नहीं है, लेकिन 2 तो हो सकते हैं ना, तो 2 × 51 तो 102 फिगर्स हो गए, चलो निकाल लिया। फिर देयर इज एटलीस्ट 1 फिगर ऑन एवरी पेज, अब ये भी निकाल लिया कि 1 × 51 तो 51 हो गया। तो अब बोल रहे हैं कि क्या बुक में 100 से ज़्यादा फिगर हैं, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब S1 से फाइंड आउट करेंगे क्या, ये तो दिख रहा है कि 102 है ना, लेकिन S2 से ये भी दिख रहा है कि 51 है ना, तो ऐसे हम कंपल्सन के साथ नहीं बोल सकते कि 100 से ज़्यादा ही है, तो इसके लिए ना ए सही, S1 सही होगा ना S2 सही होगा, तो सी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही मतलब सफिशिएंट नहीं है बताने के लिए, मतलब बताओ तो कम से कम कि इतने पेज पे इतनी फिगर्स ही हैं, पर वैसा कुछ नहीं है, तो इसके लिए नहीं होगा, मतलब 51 से 51 से लेके 102 तक फिगर्स हो सकते हैं, है ना, 51 भी फिगर हो सकते हैं बुक में, 52 भी हो सकते हैं, 53 भी हो सकते हैं, है ना, अप टू 102 हो सकते हैं, 102 से ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन 51 से नीचे भी नहीं आएंगे, और फिर हम सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते, तो डेट इज वाई सी विल बी आंसर। फिर यहाँ पे बोला है कि इसका फाइंड आउट करो। अब गर्ल्स को हम जी ले लेंगे, बी को, बॉयज को बी ले लेंगे। अब जी बी क्यों लेंगे, बिकॉज इनिशियल लेटर लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए कि अपना इजी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स, अरे नंबर ऑफ जो गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पे, बाकी नंबर ऑफ समेशन ऑफ जितना भी सैंपल साइज है अपॉन कितने सैंपल साइज है। ठीक है, तो उनके मार्क्स वार्क काउंट कर लो, तो यहाँ पे सपोज गर्ल्स ने 9 × G मार्क्स पाया है ना, जी गर्ल्स है तो उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल मार्क्स आ जाएंगे उनके, तो 9G + 8B विल बी इक्वल टू 8.8 × G + B। यहाँ पे डिवाइड करा था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब इसको सेपरेट कर दो तो 9G - 8.8G विल बी इक्वल टू 8.8B - 8G 8B, तो 0.2G इक्वल टू 0.8B, तो G क्या हो जाएगा 0.8/0.2 जो कि 4B होता है, तो यानी कि गर्ल्स विल बी इक्वल टू, नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी इक्वल टू 4 × B। ठीक है, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, 8G + 7B यहाँ पे, इसमें 8G + 7B
अपॉन जी प्लस बी, ठीक है, विल बी इक्वल टू एक्स। अब इसको जी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो 4b में, 8g की जगह पे 8 × 4b कर दो, प्लस 7 × b करा हुआ है, और g प्लस बी की जगह पे 4b प्लस बी कर दो, तो 32b प्लस 7b अपॉन 5b, 39b अपॉन 5b, तो b कैंसिल, 39/5, 8 से थोड़ा कम आ रहा है, आप उसको मल्टीप्लाई करो, तो 7×5 = 35, बचा 3, तो 3 को बचा 4, ठीक है, तो 4 को आगे लेके जाओगे तो 40/5 करोगे तो 8 आता है, तो 7.8 इज द आंसर, ए विल बी करेक्ट आंसर। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब ये जनरेशन का क्वेश्चन है, PQRST, 3 मेल्स और 3 फीमेल्स है। यहाँ पे दिया है कि 2 मैरिड कपल्स है और 2 अनमैरिड सिबलिंग्स है, भाई बहन भाई 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 बहन बहन ऐसा, ठीक है। तो यू इज पीज डॉटर, तो यू इज पीज डॉटर, तो यानी कि पीज डॉटर है, तो डॉटर है यानी कि लड़की हुई ये भी, चलो निकाल दिया। फिर पी की डॉटर है ना। अब इसका तो नहीं कह सकते कि वो मदर है या फीमेल है या मेल है, ठीक है, इसको छोड़ो। फिर क्यू इज आर्स मदर इन लॉ, अब यहाँ पे दे दिया है कि क्यू इज आर्स मदर इन लॉ, तो यानी कि क्यू भी लड़की हुई, बहू है ना, तो लड़की हुई, और बहू है चूंकि आर की मदर इन लॉ है, ठीक है, तो वो आर बहू भी हुई, तो यानी कि ये भी लड़की हुई। अब हमने पता कर दिया कि ये तीन जो है ना ये फीमेल्स हैं, क्यू आर और यू फीमेल्स हैं। अब क्यू आर और यू फीमेल्स हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे दिया है कि यू इज पीज डॉटर, टी इज एन अनमैरिड मेल, तो टी इज एन अनमैरिड मेल, तो यानी कि ये कपल हो ही नहीं सकता, ठीक है, यानी कि ये अनमैरिड वाले हैं सिबलिंग्स। तो बचे ये पी क्यू की पेयर लगा लो या आर एस की पेयर लगा लो, है ना, तो यू तो गया ना, सिबलिंग है, ठीक है, तो ये तो सिबलिंग है ना, यू गया, फिर बचा गया पी क्यू आर एस, अब आर और एस में देख लो, और ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि एस इज अ मेल, अब एस मेल है, ठीक है, अब यहाँ पे दिया है पी की फादर है, ठीक है, तो पी फादर है, तो ये इसका तो फिर हो नहीं सकता कुछ, है ना, होगा तो क्यू और एस का ही होगा, आर और एस का ही होगा, है ना, क्यू का पी होगा, फिर एस का क्यू होगा, है ना, अरे आर का एस होगा और क्यू का पी होगा, ठीक है, क्यू की डॉटर इन लॉ है, आर की मदर इन लॉ है, ठीक है, तो आर की मदर इन लॉ है और क्यू की डॉटर इन लॉ है, तो इनके बीच का जनरेशन गैप, और ये होंगे नहीं, एस मेल है और ये इसका फादर है, यानी कि ये ऊपर गया, ये भी जनरेशन गैप में ऊपर आता है, तो पी क्यू की पेयर बनेगी और आर एस की पेयर बनेगी, और चूंकि आर जो है वो ऑलरेडी क्यू की डॉटर इन लॉ है, यानी कि वो वाइफ है किसकी, आर की, एस की, है ना, एस इज अ मेल तो आर की वाइफ हो गई है, तो डेट इज वाई बी विल बी करेक्ट। फिर यहाँ पे इन अ पर्टिकुलर ईयर 12 जनवरी, सपोज कैलेंडर है 12 जनवरी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, जुलाई, तो यहाँ पे पूछा है कि इसमें से कौन सा सही होगा। यहाँ पे 15 जुलाई दिया है, 15 जुलाई 12 जुलाई, तो सबसे पहले हम 12 जुलाई का फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, वो उस दिन क्या है, 12 जनवरी को संडे है, तो पहले तो फाइंड आउट करो कि इनके बीच के डेज कितने आ रहे हैं, तो जो जनवरी में 19 डेज और बच रहे हैं, 31 डेज होते हैं, 31 - 12 तो 19, प्लस फरवरी के 28 डेज मान लो, क्योंकि नॉन लीप ईयर अभी पहले मान रहा है, ठीक है, मार्च के 31 दिन, अप्रैल के 30 दिन, फिर मई के 31 दिन, जून के 30 दिन, और जुलाई के 12 दिन। 12 दिन क्यों, क्योंकि यहाँ पे 12 जुलाई का हम फाइंड आउट कर रहे हैं पहले, 12 जुलाई को पहले क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, 15 का क्यों नहीं कर रहे हैं, अपनी सहूलियत के लिए, अगेन 15 का पहले फाइंड आउट करेंगे फिर -3 करेंगे, उससे बेटर है पहले ही 12 का फाइंड आउट कर लो, ठीक है। फिर 181 डेज आता है, हमें पता है कि 7 दिन होते हैं एक वीक में, ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो, तो 181/7, तो 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन फिर 6 छूट भी रहा है, तो रिमाइंडर इज 6, यानी कि 6 ऑड डेज हो गए, है ना। अब संडे में यहाँ पे 12 में संडे में 6 ऐड कर दो, तो उस दिन 12 जुलाई पड़ रहा है, तो 12 जुलाई को सैटरडे पड़ रहा है, ठीक है। अब 12 जुलाई को सैटरडे पड़ रहा है, तो 15 जुलाई को क्या पड़ेगा, 3 दिन और ऐड कर दो, क्योंकि 15 - 12 = 3 होता है, तो ट्यूसडे पड़ेगा 15 जुलाई को, तब देखो यहाँ पे संडे बोल रखा है, तो ये तो गया फिर। अब यहाँ पे +1 भी कर देते तो वेडनेसडे आता ना लीप ईयर में। अब चलो लीप ईयर की बातें हो गई, लीप ईयर में क्या होता है कि 7 + 6 + 1, यहाँ पे 6 रिमाइंडर निकाला था ऑड डेज,
और 6+1 हो गया तो 7 डेज, और 7/7 कर दिया तो 0 डेज। हमें यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचा, तो यहाँ पे भी संडे था तो यहाँ पे भी संडे ही होगा। ठीक है, तो लीप ईयर हुआ तो संडे होगा, और लीप ईयर नहीं हुआ तो सैटरडे होगा। यहाँ पे दिया है कि 12 जुलाई इज नॉट अ संडे इफ द ईयर इज अ लीप ईयर। अब यार, नॉट अ संडे बोला है, यानी कि सैटरडे है, ये तो ठीक है, लेकिन नॉन लीप ईयर में, लीप ईयर में नहीं, तो यानी कि सी डी वाला भी इनकरेक्ट हो गया। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर अब क्वेश्चन नंबर 21 से पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है, एजम्पशन पूछा है, relying on foreign investment in the long run is not an economically sound policy। अब यहाँ पे दिया है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज मोर वॉलेटाइल। ठीक है, तो काफ़ी वॉलेटाइल हो गया, तो इसके लिए हम रिलाई नहीं कर सकते इस पर। ठीक है, सो करेक्ट। फिर यहाँ पे दिया है कि पब्लिक पॉलिसीज मस्ट बी अंडरटेकिंग टू रिड्यूस वॉलेटिलिटी इन फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे कहीं भी इसका जिक्र नहीं है, देयर इज नो मेंशन ऑफ इट। कोई यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए पॉलिसीज लेके आनी चाहिए, है ना। तो दो वाला इनकरेक्ट हो गया। फिर दो को रिमूव कर दो तो ये गया, फिर ये गया। फिर 3, पॉलिसीज मस्ट बी अंडरटेकिंग टू स्ट्रेंथन डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे दिया है कि देयरफॉर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी लेफ्ट टू एफडीआई, है ना। तो पॉलिसीज को लानी चाहिए डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में भी। फॉरेन से नहीं आ रहा है तो फॉरेन पे नहीं रह सकते सिर्फ, तो डोमेस्टिक भी तो लेके आओ, तो 3 भी सही हो गया। फिर 4, पब्लिक इन्वेस्टमेंट शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अभी ये तो कहीं नहीं लिखा, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। फिर अब यहीं से निकल के सामने आ रहा है 1, 3 आर करेक्ट, तो देख लो ये भी करेक्ट हो जाएगा। फिर फिफ्थ वाला भी। अब यहाँ पे फिफ्थ वाला, सब्सटैंशियल पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ शुड बी अंडरटेकिंग। ये क्या दिया है कि फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल इंडिया मे प्रूव इनएडिक्वेट फॉर डिफ्यूजन। तो इसके लिए हमें उसको भी करना पड़ेगा, उसको भी अकाउंट में लेना पड़ेगा, उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। दैट इज वाई 5 विल बी करेक्ट। सो 1, 3 एंड 5 विल बी द आंसर। फिर मेनी अपॉर्चुनिटीज टू अर्नेस। चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दिया है रैशनल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बताओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि पहला वाला जो है, इंटरलैकिंग ऑफ रिवर शुड बी अंडरटेकिंग। तो ये क्या दिया है, मेनी अपॉर्चुनिटीज टू अर्नेस। ये दिया है सिंस दिस फ्यू अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द रेनफॉल कंसिक्वेंट व्हाइल मिलियंस सफर फ्रॉम ड्रॉट्स एंड फ्लड्स मेनी रिवर्स फ्लो अनयूटिलाइज्ड। मतलब कहीं पे पॉजिटिव में जा रहा है, कहीं पे निगेटिव में जा रहा है, तो करना चाहिए ना, दोनों को लिंक करना चाहिए इसमें। ये सही हो गया। फिर ए नेटवर्क ऑफ डैम्स एंड कैनाल्स शुड बी बिल्ट अक्रॉस द कंट्री फॉर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अब लिंक कर रहे हो तो ये क्या है कि होल्डिंग रेन वाटर रिजर्वायर्स इज नेसेसरी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल कॉन्सिक्वेंट फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो इसके लिए हमें रिजर्वायर वगैरह बनाने की जरूरत है, डैम्स बनाने की जरूरत है ना, कैनाल्स बनाने की जरूरत है, ताकि स्टोरेज हो सके और फ्लो हो सके। तो ये भी सही हो गया। फिर फार्मर्स शुड बी प्रोवाइडेड इजी लोन्स फॉर डिगिंग बोरवेल्स। अब यहाँ पे बोरवेल्स की बात नहीं करी गई है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात नहीं करी गई है ना, डिप्लेशन वगैरह नहीं हो रहा है कुछ। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बात करी गई है रेन वाटर की, है ना। फ्रेश वाटर जो कि बह रहा है, ड्रॉट्स आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, है ना, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, उसकी बातें हो रही है, फार्मर्स की बात नहीं करी गई है। फिर यूज ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर शुड बी रेगुलेटेड बाय लॉ, इसकी भी बात नहीं की गई है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर अमॉन्ग रीजन शुड बी रेगुलेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, ये भी बात नहीं कही गई है। एक्सट्रीम हो गया काफ़ी, तो ए विल बी करेक्ट। फिर यहाँ पे देखो, एजम्पशन पूछा है। ठीक है, लोअर टैक्स रेट्स इन अ कंट्री इनवेरिएबली ट्रांसलेट इनटू ग्रेट इन्वेस्टमेंट इन हायर एजुकेशन। अब थोड़ा सा भी अपना नॉलेज लगा लो तो ये देखो कि पीपल इन्वेस्ट इन एजुकेशन वेन एवर दे आर ग्रांटेड इन द इकोनॉमिक फ्रीडम टू फुल्ली एंजॉय द इट्स बेनिफिट। अगेन दिस फॉर ऑब्वियस रीजन रिटर्न ऑन एजुकेशन इंक्रीजेस एज द लेवल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम राइजेस। तो इकोनॉमिक फ्रीडम जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे रिटर्न ऑन एजुकेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को टैक्स कम कर दी जाए, है ना। इनवेरिएबली दिया है, मतलब कैन दिया होता तो हम मान लेते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। फिर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इंश्योर देयर इकोनॉमिक फ्रीडम। तो यहाँ पे बोला है कि लेवल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम राइज करता है ये। ठीक है, जैसे जैसे लेवल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम राइज करे, मतलब ये कॉज है, कॉज होगा तब ये इफेक्ट होगा एजुकेशन में। यहाँ पे बोला है कि इफेक्ट ही कॉज है, ये नहीं है, उल्टा दे दिया। फिर इकोनॉमिक फ्रीडम हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन बिल्डिंग अप ह्यूमन कैपिटल। बिल्कुल सही जवाब, कि आप एजुकेशन इकोनॉमिक फ्रीडम को इंश्योर करते हो तो एजुकेशन पे रिटर्न काफ़ी हाई हो जाता है। ठीक है,
तो इसके लिए और एजुकेशन क्या है, एजुकेशन हेल्थ तो माने जाते हैं ना ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेट में, तो इसके लिए सी सही जवाब हो गया। फिर ये हो गया कि लॉजिकल एंड क्रूशियल मैसेज बताओ। तो यहाँ पे दिया है कि आवर अर्बन बॉडीज कैनॉट पॉसिबली इंश्योर सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर इन आवर सिटीज अनलेस फाइनेंसिंग मैकेनिज्म आर पुट इन प्लेस। तो पैसे वैसे कुछ व्यवस्था करो इसकी, तभी हो पाएगा। ठीक है, तो यही है कि पैसे लेना पड़ेंगे उनसे। ठीक है, फिर ये दिया है कि अर्बन लोकल बॉडीज आर नॉट एफिशिएंट इनफ टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर सिटीज। रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए ठीक है, लेकिन उनको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ रही है, सस्टेनेबल डिलीवरी नहीं हो पा रही है ना, तो इसके लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। आप मेरे को पैसे नहीं दोगे तो फिर मैं आपको कुछ सामान क्यों खरीद के दूंगा। वाई विल आई, आपको सपोज आपको कुछ मॉल वॉल में गए और आपने बोला कि मेरे को ये चाहिए, मैं 1000 का सामान ले रहा हूँ, आपने पैसे नहीं दिए तो वो क्यों दे आपको। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी तो मेंटेन करनी चाहिए, एटलीस्ट प्रॉफिट नहीं तो एटलीस्ट उसका कॉस्ट प्राइस तो दे दो। ठीक है, तो ये बोला है कि पैसे लेने पड़ेंगे अर्बन वालों को। ठीक है, तो ये नहीं होगा कि इफिशिएंट इनएफिशिएंसी की बात ही करी है। वाटर शॉर्टेज इन आवर सिटीज इज अ पेरेनियल प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व। अरे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, यहाँ पे दिया ही नहीं है। यहाँ पे बोला है कि हेवी इन्वेस्टमेंट चाहिए नेचुरल रिसोर्स से कलेक्ट करने के लिए, है ना, मतलब हमारे पास एम्पल पड़ा है, हमें बस इकट्ठे करके लोगों तक पहुंचाना है। तो सी विल बी इनकरेक्ट। फिर इन व्यू ऑफ द वाटर क्राइसिस इन आवर सिटीज देयर इज एन अर्जेंट नीड टू लिमिट द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज बाय अडॉप्टिंग एन अपर, ये अगेन काफी एक्सट्रीम हो गया, तो डी विल बी इनकरेक्ट। फिर अब ये दिया है कि रिच सिटीज ओनली कैन इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिलीवरी ऑफ वाटर। अब ऐसी कोई बात नहीं है, पुअर वाले तो और लेके जाते हैं अच्छे से। फिर सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर इन सिटीज मीन्स मच मोर देन सप्लाइंग वाटर टू हाउस होल्ड्स। हाँ, यहाँ पे दिया है कि अर्बन कैनॉट पॉसिबली इंश्योर सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर अनलेस फिनिशिंग मैकेनिज्म आर पुट इन प्लेस। नेचुरल सोर्स से लेके जाना पड़ता है, नेटवर्क ऑफ पाइप बिछाने पड़ते हैं, सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमें इन्वेस्टमेंट में लाना पड़ेगा, ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लाने पड़ेंगे, तो सीवेज वाले को भी लेके आना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये सिर्फ नहीं है कि सिर्फ सप्लाई करना है, उसको और भी करना है। ठीक है, तो टू विल बी करेक्ट। ठीक है, तो बी विल बी करेक्ट यहाँ पे। फिर यहाँ पे दिया है कि एजम्पशन पूछा है, स्ट्रक्चर एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन इज इम्पॉसिबल। अब यहाँ पे काफी एक्सट्रीम हो गया, वैसे ही इनकरेक्ट हो जाते हैं। व्हेन फार्म्स आर मेनली स्मॉल एंड मार्जिन। अब यहाँ पे दिया है स्टिल इंगेजेस अबाउट हाफ ऑफ इट्स वर्कफोर्स, अबाउट 85% ऑफ इट्स फार्म्स आर स्मॉल एंड मार्जिन। अब यहाँ पे बोल रहे हो कि वही अनटेनेबल है, वही नहीं हो सकता, है ना, तो ये चल रहा है मामला मतलब। ठीक है, तो ये फिर इनकरेक्ट हो गया। फिर ए गुड प्राइस इंसेंटिव कैन ट्रिगर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। बिल्कुल, यहाँ पे दिया है कि इंडियाज पॉवर्टी रिडक्शन वाज एक्सप्लोर ड्यूरिंग दिस एक्सेलरेटेड ड्रामेटिकली ऑलमोस्ट 3 times, है ना, बाय मोर देन वर्किंग वेक ऑफ राइजिंग ग्लोबल प्राइसेस। तो ये 50% इंक्रीज हो गया। तो अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसके लिए गुड प्राइस दिया जाए तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होंगी। यही तो दिया है कि द बूस्टेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर बाय मोर देन 50%। अब रिटर्न 50% आया लगभग। ठीक है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो गई, तो इसके लिए सी बी दूसरा सही जवाब हो गया। इंडिया नीड्स टू बिल्ड वैल्यू चेन्स फॉर हाई वैल्यू एग्री प्रोडक्ट्स लाइक लाइवस्टॉक एंड हॉर्टिकल्चर। अब यार इसकी बात नहीं करी गई है, यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है मेजरली। फिर हायर ग्लोबल प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज आर एसेंशियल फॉर इंडियाज पॉवर्टी रिडक्शन। बिल्कुल, अब यहाँ पे 50% इंक्रीज हुआ, तभी तो ये 3 times फास्टर हुआ। ठीक है, पॉवर्टी रिडक्शन, तो ये भी सही जवाब हो गया। ऑल दिस लेड टू अनप्रेसिडेंटेड फॉल इन पॉवर्टी। तो 4 भी सही जवाब हो गया, 4 भी मतलब 3 भी सही जवाब हो गया, मतलब इनकरेक्ट। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 3 वाला सही जवाब हो गया बेसिकली। ठीक है, इंडिया नीड्स टू बिल्ड वैल्यू चेन्स और हायर, बेसिकली इसको इन्वर्स कर दिया, ये वाला यहाँ पे बता दिया, ये वाला यहाँ पे, ये नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्ड वैल्यू चेन्स और हाई वैल्यू एग्री प्रोडक्ट्स लाइक लाइव स्टॉक एंड हॉर्टिकल्चर, इसको हम अलग अलग क्षेत्र में ले जा सकते हैं, है ना, यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्र में ले जा सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 सही जवाब हो गया। फिर यहाँ पे हायर ग्लोबल प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज आर एसेंशियल फॉर इंडियाज पॉवर्टी रिडक्शन। अब चूंकि ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये मिडिल मैन का प्रॉब्लम हो जाता है ना। अभी आप देख रहे होगा कि एक 1 रुपीज़ पे ओनियन बिक रहे हैं, हमें तो 15 रुपए में मिल रहे हैं, तो बीच वाले लेके कहाँ जा रहे हैं, है ना। अब प्राइस डिक्रीज हो तो एटलीस्ट उन्हें भी तो मिले, प्राइस इंक्रीज हो तो उन्हें भी तो मिले, उनको उतने मिल रहे हैं फार्मर्स को। ठीक है, तो ये पॉवर्टी रिडक्शन का कारण नहीं बनेगा, फोर्थ वाला, फोर्थ तो अटर रॉन्ग होगा। फिर 2 and 3 विल बी करेक्ट आंसर। फिर बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रिटिकल मैसेज, इंडिया शुड क्रिएट लार्ज स्केल ऑफ फार्म रूरल एम्प्लॉयमेंट टू रिड्यूस पॉवर्टी इन नियर फ्यूचर।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं गया, ऐसा कुछ नहीं दिया है। फिर इंडिया शुड क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मा प्रोड्यूस कंपनीज, अभी ये भी नहीं दिया है। ये बोला है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेके आए। ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ नहीं दिया है। इन्वेस्टमेंट जहां से भी आए, है ना, मतलब जहां से भी पैसे आ रहे हैं आ रहे हैं, आ जाए, सिस्टम जहां से भी बन रहा है बन जाए, है ना, प्रायोरिटी की कोई बात नहीं करी है। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर इंक्लूसिव एग्रीकल्चर ग्रोथ इज की टू रिड्यूस पॉवर्टी इन नियर फ्यूचर, बिल्कुल। व्हेन 85% ऑफ द एग्रीकल्चर आर स्मॉल एंड मार्जिनल। ठीक है, और पॉवर्टी रिडक्शन ही मतलब इसी वजह से हुई है, क्योंकि रिलेटिव प्राइस सिनेरियो चेंज हुआ। ठीक है, एग्रीकल्चर राइज हुआ और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुए। ठीक है, तभी तो एग्रीकल्चर जीडीपी भी टच हुई। ठीक है, इसके लिए इंक्लूसिव एग्रीकल्चर ग्रोथ इज नेसेसरी। सिर्फ मिडिल मैन को ही फायदा पहुंचा के कुछ नहीं होना, फार्मर्स को भी पहुंचाओ, तभी जाके पॉवर्टी वो इंक्रीज होगी। ये यहाँ से फोर्थ से रिलेटेड समझो यहाँ पे। ठीक है, तो डी विल बी करेक्ट। फिर हो गया 28 क्वेश्चन। यहाँ पे अब इसका क्वेश्चन है आर इज ग्रेटर देन पी एज वेल एज क्यू। अब यहाँ पे एज वेल एज क्यू दिया है, यानी कि पी और क्यू की वैल्यू नहीं दी गई है। ठीक है, तो आर इज पी ग्रेटर देन पी और आर इज ग्रेटर देन क्यू। और यहाँ पे दिया है एस इज नॉट द लार्जेस्ट वन, आर इज द ग्रेटर वन, देन बोथ पी एंड क्यू एज एस इज नॉट द लार्जेस्ट वन। यानी कि एस छोटा है और आर बड़ा है, तो आर इज द लार्जेस्ट वन इफ एस इज नॉट द लार्जेस्ट वन। अब इसका क्या, हमें दूसरे की मदद लेनी पड़ रही है और पहले की भी, यानी कि बोथ आर रिक्वायर्ड, लेकिन ना ही S1 ना ही S2 अलोन सफिशिएंट है आंसर को बताने के लिए, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। अगेन यहाँ पे भी कि दो स्टेटमेंट दी गई है, n इज अ प्राइम नंबर, n लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। तो ऐसे प्राइम नंबर्स कितने हैं 10 से 20 के बारे में एक ले लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये पूछा ना कि 10 से 20 के बीच में ये यूनिक नंबर है प्राइम वाला, तो कितने प्राइम नंबर है 11 13 17 19। अब बोला है कि एक छोड़ता हुआ रिमाइंडर, तो एक यहाँ पे 11 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर आते हैं, वैसे ही 19 को करोगे तो 3 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो नंबर ऐसे बचे 13 और 17, तो भी हमें पता नहीं चल पा रहा है कि वो कौन सा नंबर है। पता एक ही नंबर करना है, व्हाट इज एन, एन के वैल्यूज नहीं फाइंड आउट करना है, सिर्फ एक नंबर पता करना है। तो 13 और 17 दोनों नंबर पॉसिबल है, तो इसके लिए हमें नहीं पता भाई, इसके लिए दोनों ही नंबर्स, दोनों ही स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया आपका कि देयर प्रोडक्ट इज 21 और देयर सम इज 10। तो फैक्टर ऑफ 21 इज क्या, 121 और 3 7। तो अब इससे S1 से पता नहीं चल रहा है सिर्फ कि नंबर क्या है, दो नंबर्स, एक 21 भी हो सकते हैं 3 7 भी हो सकते हैं, तो नहीं पता चल रहा है, तो S1 इज नॉट सफिशियंट टू, है ना, तो S1 अलोन इज नॉट सफिशियंट, तो ये तो नहीं होगा। फिर देयर सम इज 10। अब 1 और 21 का सम 22 हो रहा है, 3 और 7 का 10 हो रहा है, तो बिल्कुल यही वाला सही जवाब है। ठीक है, तो यानी कि ये सही जवाब हो गया। तो यानी कि ये भी सही, मतलब एक से तो पता नहीं चल रहा ना, कि ये बोल दिया कि 10 है सम का नंबर, तो कैसे पता करोगे कि कौन सा नंबर है, तो ये भी इनकरेक्ट है। यानी कि दोनों नंबर, दोनों स्टेटमेंट पता हो तो हम निकाल सकते हैं, तो सी विल बी करेक्ट। फिर ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31। अब यहाँ पे दिया है कि मैन वॉक्स, एक इंसान है कहीं पे खड़ा है, वो अपने घर से पीछे की तरफ, यानी कि सपोज, और यहाँ पे सब पूरा क्वेश्चन पढ़ लो पहले, है ना, उसका घर ईस्ट को फेस कर रहा है और वो पीछे से जा रहा है। ठीक है, बैक साइड ऑफ द हाउस, तो यानी कि ये घर उसका ये ऐसे फेस कर रहा है, तो वो पीछे जा रहा है, यानी कि वेस्ट जा रहा है। अब वेस्ट से गया, वो 25 मीटर चला, यहाँ पे देखो डिस्टेंस नहीं पूछा है, तो डोंट केयर अबाउट डिस्टेंस, है ना, वो डिस्टेंस मत लिख लेना, यहाँ पे 25, यहाँ पे 50, यहाँ पे 25, है ना, जहाँ पे फाइंड आउट करना होता है बस वहीं पे फाइंड आउट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 25 मीटर्स। ठीक है, ही टर्न्स, वॉक्स स्ट्रेट 25 मीटर्स, देन टर्न्स राइट। अब वैसे आप जाओगे, अपना पेज को उस टाइप पे लेके जाओ। ठीक है, यदि आपको पता ना हो तो। ठीक है, आप राइट जा रहे हो तो वहां का राइट क्या होगा, ऊपर, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये राइट गया और फिर ये 50 मीटर पे जाके फिर वापस मुड़ गया लेफ्ट। अब राइट यहाँ से क्या है, ये वाला है, तो लेफ्ट क्या है, ये वाला। यहाँ पे भी 25 मीटर जाके रुक गया। अब ये पूछा है कि ये, यदि हाउस उसका ईस्ट में फेस कर रहा है, अब वो कहाँ पे है, कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी कि ये पूछा है। ठीक है, ये पूछा है ना। काफी लोग क्या करेंगे कि यार ये यहाँ पे है ना ईस्ट में है, तो ये वेस्ट में गया, ये यहाँ पे रहता ना ये। ठीक है, हैड, यदि ये यहाँ पे बोला होता कि ये यहीं पे है, तो हम बोल सकते थे कि वेस्ट में है।
लेकिन अब चूंकि ये यहाँ पे पूछा है तो ये नॉर्थ होता है, ठीक है, और ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, तो नॉर्थ ये वेस्ट और ये नॉर्थ, तो बीच का क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये डी वाला सही जवाब हो गया। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो ऐसे जो 2 और 3 से दोनों से डिवाइड होंगे वो 6 से भी डिवाइड होंगे, क्योंकि ये 2 3 कम्बर्ट फैक्टर ही है 6। ठीक है, और उसका एलिजिबिलिटी टेस्ट ही होता है। ठीक है, अब बोला है कि ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। अभी ये तो सही है, ठीक है, क्योंकि वो फैक्टर ही है, ये 6 का फैक्टर ही 2 और 3 है। ठीक है, और उसका और कोई फैक्टर नहीं है, मतलब आप बोलोगे कि 6 और 1 है वो अलग बात है। ठीक है, बाकी वो तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 2 और 3 तो है, मतलब तो 2 3 से 6 भी है तो डिविजिबल ही होगा, ऑफ कोर्स होगा। फिर ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। अब यार ये एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है 4 का, तो हम फाइंड आउट करेंगे कि 2 4 4 का नंबर हम देख लेंगे, तो देखेंगे कि 8 से तो डिवाइड हो रहा है, 2 3 से 2 डिवाइड हो रहा है, सपोज 6 है। ठीक है, तो 6 तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, फिर 12 हो रहा है, 8 हो रहा है, हाँ 8 तो हो रहा है, लेकिन 8 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। लेकिन 2 और 3 से ऐसे कौन से डिवाइड हो रहे हैं, 6 फिर 12 फिर 18, है ना। तो अब क्या होगा कि 18 भी डिवाइड नहीं है 3 से, 4 से, ठीक है, ना ही 12 तो डिवाइड हो रहा है 4 से, लेकिन 18 डिवाइड नहीं है, 6 भी डिवाइड नहीं है ना। तो इसके लिए ओनली वन कंक्लूजन फॉलोस। तो यहाँ पे देख लो, 18 करेंगे, 2 3 या 6, 6 का मल्टीपल लेंगे, 6 12, 12 डिवाइड हो रहा है, लेकिन 12 के बाद 18 आता है, वो डिवाइड नहीं हो रहा है, 24 डिवाइड हो रहा है, लेकिन फिर 30 डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर 36 डिवाइड हो रहा है, फिर मतलब सबसे डिविजिबल नहीं है, तो यानी कि ये इनकरेक्ट हो गया, यानी कि ओनली वन कंक्लूजन फॉलोस। फिर अब ये बड़ा लोगों को प्रॉब्लम देता है। ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर ब्लैक। फिर यहाँ पे दिया है दो ऐसे निकाल सकते हैं, और कैट्स आर डॉग्स। अब ऑल कैट्स आर डॉग्स हमने निकाल दिया, चलो ठीक है, ऐसे। फिर क्या ऑल डॉग्स आर ब्लैक होगा, ऑल डॉग्स आर ब्लैक होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी तो हो सकता है ना, ये ऑल कैट्स होते हुए ये ऐसे, क्योंकि ये इसको भी कवर कर लेगा, इसको भी कवर कर लेगा, और ये बच भी जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, ये वाला पोर्शन, इसके लिए फिर ये कंक्लूजन नहीं हुआ। अच्छा, इसमें भी देख लेते हैं, इसमें भी ऑल कैट्स आर डॉग्स, एंड ऑल कैट्स आर डॉग्स एंड ऑल कैट्स आर ब्लैक। ठीक है, तो ये भी बैक ब्लैक हो गया। अब ये भी नहीं निकल रहा है। सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, कैसे यार, अब यहाँ पे तो ठीक है, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक निकाल देंगे, कुछ डॉग्स ब्लैक नहीं है, लेकिन यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो निकल रहा है, और डॉग्स आर ब्लैक, तो सम कैसे ब्लैक नहीं हुआ, है ना। तो ये भी नहीं हुआ, दूसरा भी कंक्लूजन फॉलो नहीं हुआ, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया फिर, मतलब ये सी वाला सही होगा, दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। अब एक दूसरा होता है बाइनरी मेथड, लेकिन वो थोड़ा मतलब ट्रिकी है। ठीक है, उसमें क्या होता है, ऑल के जगह पे वन लेते हैं, जहाँ पे नहीं कुछ पता होता है वहाँ पे जीरो लेते हैं, जहाँ पे सम लिखा है, जहाँ पे नीदर लिखा है वहाँ पे जीरो लेते हैं, फिर उसको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे भी सपोज यहाँ पे 1 0 ले लिया, यहाँ पे 1 0 ले लिया, फिर ऑल काट सब ब्लॉक ले लिया 1 0, तो यहाँ पे 1 इंटू जीरो करेंगे तो जीरो ही आएगा, आंसर में 1 आना चाहिए। ठीक है, तो वो उसको छोड़ो, इसी से सॉल्व आउट करो अब। ठीक है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे दिया है कि कौन सा ऐसा सीक्वेंस है जिसमें ऑड नंबर को फॉलो कर रहा है। अब इसको हम बड़े में लिख लेंगे यहाँ पे, तो ऑड नंबर ये है जिसको फॉलो कर रहा है 1, जो कि प्राइम नंबर है, अरे ऑड नंबर है, तो इसको ले लेंगे। फिर 7 एक ऑड नंबर है जो कि 3 फॉलो कर रहा है, तो यानी कि इसको भी ले लेंगे। ठीक है, अब 3 भी एक ऑड नंबर है जिसको 9 फॉलो कर रहा है, इसको भी लेंगे। फिर यहाँ पे 5 है, वो 7 फॉलो कर रहा है, इसको भी लेंगे। फिर 3 1 को फॉलो कर रहा है, तो 1 4 3 को फॉलो कर रहा है, तो 3 को भी लेंगे, और 1 को 5 फॉलो कर रहा है, तो 1 को भी लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 5 8 6 8 6 नहीं है, फिर 3 8 ये भी नहीं लेंगे, 5 2 2 क्योंकि यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे, 4 3 नहीं, फिर 4 9 नहीं, यानी कि कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 ऐसे नंबर्स हो गए, यानी कि 1, है ना, 1 नंबर, ये 1 नंबर हो गया। 5 1 नहीं, सिर्फ 1 लेना है, क्योंकि 1 को फॉलो नहीं कर रहा कोई। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 ऐसे नंबर्स हो गए। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए जो है वो 16वां है रैंक
इसका इधर से 16वां रैंक है, ठीक है। वी जो है वो 18 है इधर से, इधर से। फिर जी जो है वो 11 है ए से, राइट की तरफ, यानी कि ये वाला, है ना। जी इज 11th, जी इज 11th। तो और फिर वी जो है वो राइट हैंड, एंड वी जो है वो टुवर्ड्स द राइट हैंड है 3 से, ठीक है। तो यानी कि ये यहाँ पे। फिर अब पूछा है कितने बॉयज हैं, तो जी जो है वो थर्ड है वी से, राइट हैंड से, यानी कि यहाँ से थर्ड है वी से। तो जी की पोजीशन क्या होगी, 18 - 3 विल बी इक्वल टू 15th, है ना। तो यहाँ पे 15th ले लिया, ये 18th माइनस, तो 15th ले लिया जी का। फिर जी इज 11th फ्रॉम ए टुवर्ड्स द राइट हैंड, यानी कि जी है 16 प्लस 11, है ना। 16 क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वाला 16 ए, है ना। एंड प्लस 11 क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया है 11th फ्रॉम ए। तो जी प्लस 6 मतलब 11 विल बी इक्वल टू 27 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि यहाँ से 27th रहेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर 15th फ्रॉम द राइट हैंड एंड 27th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि ये जी हो गया। 15th फ्रॉम द राइट हैंड है और 27th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है। तो टोटल क्या होगा, 27 प्लस 15, यानी कि ये दोनों को ऐड कर दो और -1 कर दो। ये -1 क्यों करना है, काफी लोग -1 नहीं करते। -1 क्यों करना है, क्योंकि -1 इसलिए करना है क्योंकि आपने जी को 15 पे भी लिया है और जी को 27 पे भी लिया है, तो एक ही जगह पे लेना है ना, किसी को भी, किसी की भी रैंकिंग को, किसी भी सिटिंग को। इसके लिए हम यहाँ पे -1 कर देंगे, तो 27 प्लस 15 42, 42 -1 विल बी इक्वल टू 41, ठीक है। तो दैट इज वाई बी विल बी करेक्ट आंसर। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट। सी इज यंगर देन डी, चलो निकाल दिया। बट ओल्डर देन बी, ए और बी, तो इसका भी अलग अलग निकाल दिया क्योंकि ए और बी के बारे में वैल्यू नहीं दी गई है। डी इज द ओल्डेस्ट, चलो डी निकाल दिया। एंड ए इज ओल्डर देन बी, चलो अब तो फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। ये दिया है एल्डेस्ट, दिया है क्वेश्चन में, यंगेस्ट पे पूछा है, तो S2 इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। S2 इज नॉट रिक्वायर्ड, तो S2 जहां जहां पे है ना, तो उसको निकाल दो, तो S2 को निकाल दो यहाँ पे। फिर यहाँ पे भी S2 को निकाल दो, फिर बचा S1 अलोन इज सफिशिएंट। अब कहाँ पे है, एस सी इज यंगर दिया है और ए और बी के बारे में कोरिलेशन नहीं दिया है, तो S1 अलोन भी नहीं होगा। फिर डी बचा, डी विल बी करेक्ट आंसर। अब इसको आप निकाल लोगे, S1 और S3 को निकाल में, तो सी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन बी, और डी इज ओल्डेस्ट, चलो उसको लेना भी नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पे यंगेस्ट चाहिए बस, तो इसको पता करके हम बी निकाल सकते हैं कि बी इज द यंगेस्ट, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे मूव ऑन टू नेक्स्ट 37th क्वेश्चन। कितने इंटीजर्स ऐसे हैं 1 से 100 के बीच में, जो कि जिसमें 4 तो नंबर है ना, 4 तो डिजिट में है लेकिन वो डिविजिबल नहीं है 4 से। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं, 4, 14 ऐसे नंबर्स हम निकालेंगे मैनुअली। इसमें से कितने नंबर 4 से डिवाइड नहीं है, डिविजिबल नहीं है, तो देखो 4 डिविजिबल है 4 से। फिर 14 नहीं है तो 14 लिखेंगे, 24 डिविजिबल है, 34 नहीं है, ठीक है। 40 है पर 41 से तो नहीं है, 41, 42, 43 नहीं है। अब देखो यहाँ पे 44 है, ठीक है, 11 आते हैं तो 44 नहीं लिखेंगे यहाँ पे। 45 है, 46 है, 47 है, 48 होता है, ठीक है। 49 भी डिविजिबल नहीं होगा, 54 भी नहीं होगा, तो ऐसे करके। अब ये कितने नंबर्स हो गए, अब इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 सच नंबर्स आर देयर। तो देयर आर 12 सच नंबर्स in which 4 is a digit but they are not divisible by 4। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब एक्स वाई को वॉल्यूम मान लो, एम एन को मासेस मान लो मेटालिक क्यूब्स के, पी क्यू मेटालिक क्यूब मान लो। इस साइड क्यू इज 2 टाइम्स दैट ऑफ पी एंड मास ऑफ क्यू इज 2 टाइम्स दैट ऑफ पी। लेट यू विल बी इक्वल टू एम अपॉन एक्स, वी इक्वल टू एन अपॉन वाई, तो बताओ कौन सा सही है। हमने मान लिया, तो पी की सपोज मान लिया कि ए साइड है, क्यू की मान लिया क्यू की डबल साइड है, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि क्यू है वो 2 टाइम्स दैट ऑफ पी है। अब एन विल बी इक्वल टू 2m, क्योंकि मास भी डबल है। तो वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, तो यानी कि ए क्यूब होता है। फिर वाई का क्यूब क्या होगा, 2a का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 2 का भी तो क्यूब निकालोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8, और ए क्यूब यानी कि 8 ए क्यूब। अब ये बोला है कि यू इक्वल टू एम अपॉन एक्स, वी इक्वल टू एन अपॉन वाई। तो एम अपॉन एक्स फाइंड आउट करो, तो एम अपॉन ए रेस टू 3 आता है, और वी इक्वल टू 2m अपॉन 8 ए रेस टू क्यूब आता है, मतलब 8 ए क्यूब आता है। तो इसको m अपॉन ए क्यूब आएगा और यहाँ पे m अपॉन 4 ए क्यूब आएगा। अब इसको डिवाइड कर दो u अपॉन v को, तो u अपॉन v को मल्टी डिवाइड करोगे तो यहाँ पे m m कटेंगे ना, है ना, m m कटेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे a भी कटेगा, a भी कटेगा। फिर बचा क्या, क्यूब क्यूब भी कट जाएंगे, फिर बचा क्या, 4 बचा, 1 अपॉन 4, u अपॉन v विल बी इक्वल टू 4,
ठीक है, u अपॉन वी विल बी इक्वल टू 4। तो यानी कि अब इसको यहाँ पे लेके जाओगे v को इस साइड, तो u इक्वल टू 4v। अब इसमें देखो u इक्वल टू 4v पहले में ही दिया है, u इक्वल टू 2v नहीं, v इक्वल टू u नहीं, v इक्वल टू 4u नहीं, मतलब ए वाला सही जवाब हो गया। फिर मूविंग ऑन टू सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये हो गया एवरेज एज ऑफ टीचर एंड 3 स्टूडेंट इज 20। जो स्टूडेंट्स की है वो सेम एज है, डिफरेंस जो है वो 20 ईयर से है, तो बताओ टीचर की एज कितनी है। तो कंबाइंड एज ऑफ 3 स्टूडेंट इक्वल टू सी एस मान सकते हैं, ठीक है। तो एस 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 मतलब कंबाइंड एवरेज एज, यहाँ पे लिखना भूल गया, एवरेज एज है, ठीक है। तो यहाँ पे टी माइनस एस इक्वल टू 20 दिया है, तो क्या होगा, टी इक्वल टू एस प्लस 20 है, और यहाँ पे दिया ही है कि 3s विल प्लस टी विल बी इक्वल टू 20, ठीक है। एवरेज है ना, सबकी एवरेज 40-20 है ना, तो 3s प्लस टी अपॉन 4 विल बी इक्वल टू 20, ठीक है। एवरेज यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, एवरेज, एवरेज विल बी इक्वल टू 20। तो 3s अपॉन टी विल बी इक्वल टू अपॉन 4 विल बी इक्वल टू 20। 4 क्यों, क्योंकि 4 लोग हैं, 3 स्टूडेंट और 1 टीचर, तो 20। तो देयर एवरेज इज 4 20, तो 3s अपॉन टी विल बी इक्वल टू, इसको यहाँ पे ले जाओ, विल बी इक्वल टू 80। 3s प्लस टी विल इक्वल टू 80, लेकिन अपने को पता है टी इक्वल टू एस प्लस 20, तो यहाँ पे फॉर्मूला में कर दो, तो 3s प्लस एस प्लस 20 इक्वल टू 80, 4s इक्वल टू 80 माइनस 20 विल बी इक्वल टू 60, s विल बी इक्वल टू 60 अपॉन 4, तो यानी कि 15। 50 हो गया स्टूडेंट्स की एज, लेकिन यहाँ पे दिया है कि ईच स्टूडेंट इज 20 ईयर्स का एज का डिफरेंस है, मतलब ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इज 20। स्टूडेंट की एज पता चल गई 15 है, तो 15 प्लस 20 ऐड कर दो, 35 हो गया, तो 35 इज द आंसर। फिर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, यहाँ पे दिया है कि पर्सन बॉट अ कार एंड सोल्ड इट फॉर 3 lakhs, इफ इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20%, देन हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन द बाइंग ऑफ द कार। किसी ने कार खरीद लिया 3 लाख में, और बेच दिया, मतलब खरीदा कितने में ही, लेकिन बेच दिया 3 लाख में, लेकिन उसको 20% की हानि हो गई, 20% लॉस हो गया। तो ये हो गया कि कॉस्ट प्राइस सपोज 100x मान लिया, लॉस परसेंटेज 20x मान लिया, तो 20% ऑफ, यानी कि लॉस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो गया, यानी कि 20x इक्वल टू 100x माइनस 3 lakhs। तो अब क्या होगा, 100x माइनस 20x विल बी इक्वल टू 3 lakhs, इसको यहाँ पे लेके जाओ, इसको यहाँ पे लेके जाओ, तो यानी कि 80x विल बी इक्वल टू 3 lakhs। x क्या होगा, x होगा 30,000 अपॉन 8 विल बी इक्वल टू 3750। अब टोटल प्राइस क्या है 100x, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3,75,000 आ जाएगा। इसमें ऑप्शन में देखो 3 lakhs कहाँ पे है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, फिर डी वाले में है, तो डी विल बी सही जवाब, ठीक है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट्स वाई। तो 3,75,000 इज द एक्सपेंडिचर दैट ही incurred on the buying of the car, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस।